पहला दिन लेकिन सैंडविच सेशन है और कल छुट्टी है तो नो मंडे ब्लूज, सिर्फ ग्रीन स्क्रीन पर लिटरली। और आज फ्राइडे वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि कल त्योहार है और आज छुट्टी फ्राइडे है। वाली फीलिंग आ रही है। हम सब भी एक त्योहार के मूड में ऊपर अच्छा तो टीम ने लंच भी ऑर्डर किया था और ठंडाई और गुजिया सब, तो एक जनरली एक फीलिंग आ रही थी कि चलिए आज वीकेंड है और उसी का मज़ा मना लेते हैं फिर कल क्योंकि छुट्टी है। लेकिन बाजार का आप हाल देखिए और जो एक ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट के हिसाब से, जो एक सुबह स्क्रिप्ट लिखी थी हमने, ऑलमोस्ट उसी के हिसाब से आज मार्केट ने बिहेव किया। आज था आईटी ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। हमने सुबह कहा था कि आईटी आज चलेगा, बैंक्स कंसोलिडेट करेंगे क्योंकि बैंक्स फ्राइडे को ऑलरेडी रैली कर चुके हैं, प्लस वीकली एक्सपायरी है। लेकिन निफ्टी आईटी ने आज लीडरशिप ली है ज़बरदस्त तरीके से और 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के कंफर्टेबली ऊपर इस समय निफ्टी आईटी। और इवन निफ्टी भी अब 20 और 20 डीएमए और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर ट्रेड करता हुआ। क्लोजिंग अगर यहाँ पर हो गई तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव क्लोज होगी अगर हम इस लेवल के ऊपर क्लोज कर पाए निफ्टी के ऊपर। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नई तेज़ी की शुरुआत है या शॉर्ट कवरिंग का ही एक कंटिन्यूएंस है। लेकिन ज़बरदस्त फॉलोअप स्पेशली निफ्टी में आज, जहां बहुत बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और लगभग हम 17,800 तक पहुंच ही गए थे। अब क्या उसके आसपास क्लोज के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं अनुज? ये जो ट्रेंड हमने मजबूती का पकड़ा है, कंसिडरिंग निफ्टी बैंक ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अकेले क्या 17,800 एंड बियॉन्ड की कहानी अब रच सकते हैं? नहीं, उसके लिए बैंक निफ्टी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा हर्षदा। और लेकिन हाँ, एक्स ऑफ बैंक निफ्टी आज निफ्टी ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। मतलब अगर आप सुबह पूछते हैं कि बैंक निफ्टी सिर्फ 70-80 पॉइंट ऊपर होगा और निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर होगा तो आई थिंक ज़्यादा लोगों को लगा नहीं होगा। लेकिन आज देखिए, आज एक पेयर ट्रेड भी प्ले हुई है कि निफ्टी अगर आपने बाय किया होता और बैंक निफ्टी सेल किया होता तो उसमें भी आपका पैसा बना होता। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब हम तैयारी कर रहे हैं 17,800 और 18,000 के जोन को टेस्ट करने की निफ्टी पर। और इसकी सिग्निफिकेंस है हर्षदा, क्योंकि अगर आप निफ्टी का एक चार्ट देखेंगे, करीब करीब एक महीने का चार्ट अगर आप निफ्टी का देखेंगे तो आपको एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग नोटिस होगी। वो जो एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, 21 या 22 फरवरी वाला जो दिन था, उसके बाद जो एक कैंडल बनी थी वो लगातार काफ़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी थी। देखिए वो वाली कैंडल है। अब हम उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 करीब 9 दिन लगातार हमने मंदी देखी थी। उसमें जब हम करीब करीब 5 या 6 दिन की मंदी नेगेट कर चुके हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए। तो जैसा मैंने कहा कि डिस्पाइट निफ्टी बैंक की अंडर परफॉर्मेंस, निफ्टी मजबूत रहा। ये एक बुल्स के लिए एक बहुत फेवरेबल आउटकम है और अब 17,800 से 18,000 का टेस्ट पॉसिबल है। और मुझे लग रहा है आज पोजिशनल शॉर्ट कवर हुए होंगे और अगर हम इस जोन के ऊपर बंद होते हैं जो कि 20 डे सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो एक वो जो हॉल्ट का डर था कि कहीं 20 डे मूविंग एवरेज का हॉल्ट तो नहीं मिलेगा मार्केट को, वो भी काफ़ी हद तक नेगेट होगा। उसके लिए 17,703 के ऊपर बंद होना बहुत ज़रूरी है। तो एक क्लोज बहुत इंटरेस्टिंग है और अगले 1-2 दिन में मुझे लग रहा है अगर 17,850 क्रॉस कर लिया हमने तो फिर जो बाकी के बचे हुए शॉर्ट्स एंड सिस्टम से वो भी गायब होंगे। आज सुबह जब हमने शुरुआत की थी तो लॉन्ग शॉट था वो 85-15 से कम होकर 75-25 तक तो आ ही गया था। मेरे ख्याल से अब हम 60-40 तक पहुंच जाएंगे अगले 2 दिन में इसी तरीके की शॉर्ट कवरिंग रही तो। बैंक निफ्टी पर आई है और मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी आज, क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है और सुबह हमने अपनी कमेंट्री में मेंशन किया था कि आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, इसके लिए आप बैंक निफ्टी को अलग छोड़ दीजिएगा, सिर्फ निफ्टी पर फोकस करिएगा और मिड कैप और आईटी पर फोकस करिएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप एक पोजिशनल बुल हैं तो ये एक अच्छा मौका आपको दे रहा है बैंक निफ्टी अब थोड़ी इस डिप पर बाय करने का। मुझे लग रहा है कि वेडनेसडे ऑनवर्ड्स वापस एक तेज़ी स्टार्ट होगी बैंक निफ्टी में, क्योंकि फ्राइडे को हम ऑलरेडी बड़ी रैली देख चुके हैं प्लस मॉर्निंग की रैली। वेंसडे ऑनवर्ड मुझे लग रहा है वापस एक बार बैंक निफ्टी में एक रैली आएगी। ये जो मूव है मुझे लग रहा है 42,000 तक ले जा सकता है बैंक निफ्टी को इस बार। 42,000 और शायद ये डिप आपके लिए एक बढ़िया मौका दे रहा है इस तेजी का हिस्सा बनने की। वीरू, आफ्टरनून स्टॉक स्पेसिफिकली बताइए, जब आप एफएनओ डेटा एनालाइज कर रहे हैं आज का, ऑफ कोर्स सुपरस्टार तो एमजीएल है, लेकिन बियॉन्ड दैट? हाँ, ऑयल गैस स्पेस में आप देखें सेकुलर बैंक है हर्षदा, और अगर आप ऑयल गैस स्पेस को देखें तो यहाँ पे एमजीएल 37% ओआई बिल्डअप हुआ, ओएनजीसी, पेट्रोनेट, गुजरात गैस सब में अगर आप देखें बाइंग काफ़ी अच्छी खासी है। ओएनजीसी में करीब 11% ओआई बिल्डअप हुआ, पेट्रोनेट में करीब 8% और गुजरात गैस यहाँ पे करीब 18% का बिल्डअप देखा गया। फाइनेंस स्पेस में अगर आप देखें तो कुछ छोटी अगर आप देखें स्टॉक्स में लाइक पीएफसी आरईसी की कॉम्बिनेशन में अच्छा एडिशन देखा गया, 10% 7%। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में बाइंग अच्छी थी, 6% का ओआई बिल्डअप यहाँ पे हुआ। कैनफिन होम्स में हुआ। टेक्नोलॉजी स्पेस में मिड कैप आईटी डोमिनेट कर रहा था
और वहाँ पे अगर आप देखें फर्स्ट सोर्स, LTTS, परसिस्टेंट, इन सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें अच्छी बाइंग देखी गई। यहाँ पे लॉन्ग एडिशन काफ़ी देखने को मिला। और एक पावर स्पेस में हर्षता NTPC और पावर ग्रिड, ये दो ऐसे स्टॉक्स रहे जिनमें सब्सटेंशियल OI एडिशन था। लेकिन एक बात है कि जब मैं बैंकों को देख रहा था, और बैंकों में अगर आप देखें OI एडिशंस इन लेवल्स पे आज, मतलब स्पेशली 11:30-12 से लेकर 1:30 बजे के सेशन के बीच में कोई सब्सटेंशियल OI एडिशन नहीं देखा गया है। तो बैंकों में आज लैक ऑफ OI एडिशन था। बाकी स्पेस में अगर आप देखें, पावर डोमिनेट कर रहा था, ऑयल एंड गैस स्पेस डोमिनेट कर रहा था, मिड कैप IT डोमिनेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बैंकों में लॉन्ग विजिबल कम था। हर्षता को में लॉन्ग थोड़े से कटते हुए दिखाई दिए थे, ज्यादा तेजी की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट कार्यक्रम की शुरुआत में आपको याद होगा 90.2 पर था निफ्टी बैंक, अब फिर से 133 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही, तो काफी स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं और शायद वो एक्सपायरी का ही इंपैक्ट नजर आएगा। मिड कैप इंडेक्स और एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपकी स्क्रीन पर एक बार फटाफट से लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे याद है ठीक 11 बजे 4:1 के आसपास का रेशियो था, अब 2:1 का रेशियो है। बढ़ने वालों की संख्या अभी भी ज्यादा है, लेकिन जो आप कह सकते हैं ना उफान आया था, उससे थोड़ा सा मार्केट अब संभल कर चल रहा है। चलिए आपके लिए फटाफट से कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स भी स्क्रीन पर रखते हैं, फिर जानकारों को जोड़ेंगे, पैनल को खोलेंगे, आपके लिए व्यूज लेकर आएंगे। स्टॉक्स फायर करिएगा आप डायरेक्टर साहब। एक तो अदानी एंटरप्राइजेस का, वहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिली है आज के सत्र में। ये एक अच्छी तेजी वाला काउंटर है और आज ही नहीं, एक अच्छा खासा तेजी का मूव पिछले हफ्ते से यहां पर रिकवरी वाला देखने को मिला है। इसके अलावा कुछ और ट्रेड्स है, मिसाल के तौर पर ONGC, इस पर आप नजरें बनाए रखें, क्योंकि ऑयल एंड गैस स्पेस में जैसे वीरू भी मेंशन कर रहे थे काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली है, तो 3% का उछाल उधर भी नजर आ रहा है। IT साइड पर दिग्गजों से हटकर फर्स्ट सोर्स जैसे स्टॉक्स आपके रेडार पर होने चाहिए, जहां पर हमने देखा है कोहेसिव स्ट्रेंथ बनती दिखाई दी है। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनती दिखाई दी है और अच्छे वॉल्यूम्स पर दरअसल बाजार में तेजी देखने को मिली है। चलिए अब हमारा पैनल आपके लिए हाजिर करते हैं, जहां पर हमारे जानकार आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। फंडामेंटल्स पर शरद अवस्थी से जानकारी लेंगे और टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ है राजेश सातपुते, मानस जायसवाल, सुदीप शाह, शिल्पा रावत, विकास सालोंखे और प्रशांत सावंत। 2:40 पर 4 का चौका लेकर आएंगे। शिल्पा रावत से लेंगे सस्ता ऑप्शन, राजेश सातपुते आपको देने वाले हैं FNO का सुपरस्टार, मानस आपको बताएंगे चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा शरद से लेंगे। फिर ऑफ कोर्स हमारे साथ 2:50 पर सिट्रस एडवाइजर्स के संजय सिन्हा भी जुड़ने वाले हैं। डीलिंग रूम चेक का जायजा भी लिया जाएगा और जो बड़ी खबरें हैं, बड़ा ट्रेंडिंग एक्शन है, उस पर भी आज दोपहर नजरें तो होंगी ही। चलिए फिर एक काम करते हैं, अपने पैनल को जोड़ते हैं और एक एक करके ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून मानस, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए इस समय क्या आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए ONGC पे खरीदारी करनी है, क्योंकि अब तो ये एक क्लियर कट ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया। 158 रुपए पे एक रेजिस्टेंस था, जिस स्टॉक ने उसको ब्रीच किया, करीब 10-12 दिनों का कंसोलिडेशन था और उस ब्रेकआउट पे आज हमने काफी अच्छे वॉल्यूम देखे। तो मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे आपको ONGC में खरीदारी करनी है। 155 पे 50 पैसे के स्टॉप लॉस लगाने हैं और 166 के टारगेट्स रहेंगे। तो 166 के टारगेट के लिए ONGC में खरीदारी करिए, 155 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस लगाइए और 160 के कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 2 रुपए 85 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 1 रुपए 75 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। आई थिंक यहाँ पर आपको 6 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसी में एक इस समय बाय कॉल लेकर चले, ये एक अच्छी खासी तेजी वाला काउंटर। राजेश सातपुते, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए नजर जो है वो है टोरेंट फार्मा पे। टोरेंट फार्मा अगर देखें आप तो एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पे मिल रहा है। चार्टिकली अगर आप देखें इट्स शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल, चैनल ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। तो ये 1515 1520 ये रेंज होगी जहां पे आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस होगा 1500 का और जो टारगेट दिखता है वो रहेगा करीबन 1560 का। सो इट्स अ बाय इन टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा आप इसको बाय करके चल रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे जरा टोरेंट फार्मा का चार्ट लेके आइए। अभी भी मेरे स्क्रीन पे आप देखें जो चार्ट्स या फिर स्टॉक्स जो है वो डे हाई पे फ्लोट कर रहे हैं, उसमें अपीयर हो रहा है टोरेंट फार्मा। एक सेकेंड, टोरेंट फार्मा इट्स 1511, यस, क्लीन चार्ट और मतलब लोअर एजेस पे क्लीन चार्ट। इट्स अबव नाउ 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दैट्स गुड, अच्छा रेट पिक किया आपने राजेश जी यहाँ पर। शिल्पा जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कन्विक्शन ट्रेड मैम।
जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी के लिए बाय रहेगा अपोलो टायर्स में। अपोलो टायर्स अगर आप देखेंगे जस्ट अभी 320 के ऊपर एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ है जो सस्टेन भी कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 328 से 333 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। आप इसका ऑप्शन के थ्रू भी प्ले कर सकते हैं, जिसका हमने रेकमेंड भी किया है प्रभुदास लीलाधर में। 330 का कॉल ऑप्शन रफली 5 रुपये के अराउंड अभी चल रहा है, और आपको यहाँ पे टारगेट्स टूवर्ड्स 8 to 11 भी देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस आपको 3.5 का रखना है। तो ये फिलहाल आपके लिए अपोलो टायर्स, और अपोलो टायर्स में इनफैक्ट सुबह से कई सारे रिकमेंडेशंस आए। मुझे याद है खिलाड़ी नंबर 1 में भी यहाँ पर हमारे एक जानकार ने इस पर एक बाय कॉल दिया था। अब शिल्पा राउत कह रही हैं कि एक ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड बनता है। 330 का कॉल आप चाहे तो ले सकते हैं। शरद अवस्थी, गुड आफ्टरनून, बताइए आज का ट्रेड। पीवीआर हमें लगता है इन वैल्यूएशंस पे एक अट्रैक्टिव बेट है। लॉन्ग टर्म में ग्रेजुअली हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो मूवी गोइंग बिजनेस है वो वापस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस नॉर्मलाइज हो जाएगा और उसका फायदा पीवीआर को मिलना चाहिए। तो फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे अगर ठीक ठाक ट्रेड करता है तो मुझे लगता है यहाँ से 30-35% की अपसाइड आसानी से बन सकती है पीवीआर। पीवीआर में देखें यहाँ पर एक अच्छे अपसाइड की एक्सपेक्टेशन में आप लॉन्ग जाने की वकालत कर रहे हैं शरद जी। याद रखिएगा ये एक टेक्निकल नहीं, ये फंडामेंटल कॉल है। 1572 क्या कर रहा है ये चार्ट, देखिए चार्टिकली वीक था, बट इसने जो लो लगाया ना लास्ट वीक बहुत ही वेल डिफाइंड लो था। मार्च 2022 का एक लो था एग्जैक्टली इसी क्लस्टर में 1490, और ये वाला पुल बैक भी वहीं से आया। आज इस पुल बैक में 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन कर रहा है। चलिए ये तो ट्रेड्स हो गए, शुरुआती ट्रेड्स, और अब एक दो कॉल्स को और पिक करना शुरू करते हैं जो कि थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड में कन्वर्ट हो रहा है। लेट्स ब्रिंग आईजीएल, इट्स 447 एट डे हाई। आपको लगेगा कि मैं जब बात कर रहा हूँ भाई ये स्टॉक पहले काफ़ी चल चुका है, बट स्टिल इसमें एक चीज़ घटित हो रही है, और वो ये है कि ये 24 जनवरी 2022 के बाद, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग 1.25 साल के हाइस के क्लस्टर को पार करता हुआ मानस इसमें 447.60 क्लोजिंग के लिए मोमेंटम बढ़ रहा है। आईजीएल एमजीएल दोनों फिर स्विंग दे रहे हैं। ओएनजीसी एट डे हाई, जरा 450 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पर, उसके प्रीमियम को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मानस 450 की कॉल का प्रीमियम आपकी स्क्रीन पे आएगा। इस बड़े ब्रेकआउट को प्ले करने के लिए क्या इस ऑप्शन को चेज करना चाहिए मानस? बिल्कुल, देखिए इस मॉर्निंग में भी आईजीएल की बात हुई, मैंने गुजरात गैस पे भी रिकमेंडेशन एक दिया, ओएनजीसी में भी आज रिकमेंडेशन दिया, और मेरा समझना है कि आईजीएल भी तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। एक 450 के आसपास एक रेजिस्टेंस जरूर है, बट पैटर्न और वॉल्यूम्स को देख के तो लगता है कि 450 के लेवल्स को ब्रेक करके कम से कम 30-40 रुपए का आपको ऊपर की तरफ दे सकता है। 480 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो बिल्कुल सही आपकी स्ट्रेटेजी है। 450 का कॉल ऑप्शन लेंगे, 13 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए, 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और आई थिंक यहाँ पर आपको 25 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। एमजीएल में एक अच्छा मौका, 450 का कॉल लेने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शरद, ये जो एमजीएल का ट्रिगर था जिसके बाद हमने देखा है बाकी गैस स्टॉक्स में भी तेजी आई है, इसको कुछ एनालाइज करते हैं फंडामेंटली। इस एक्विजिशन में 531 करोड़ तक के पैसे खर्च हुए हैं। कंपनी कह रही है, इनफैक्ट कंपनी की तरफ से ये पहला इनऑर्गेनिक प्लान है बिजनेस को बढ़ाने का। उसे आप कैसे पढ़ते हैं? एंड द फैक्ट कि 5 न्यू एरियाज मार्केट्स में उतरेंगे, क्या वही वजह है कि स्टॉक आज 8% ऊपर है, या फिर कुछ फाइनेंशियल और इंसेंटिव मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर? वॉल्यूम्स कितने बढ़ते हुए दिखाई देंगे? यूनिसन ने जो मार्केट पर पकड़ जमाई है उसका कितना फायदा एमजीएल उठा पाएगा? देखिए मेरे हिसाब से एक तो सबसे कि पहली बार कोई इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ कंपनी ने रुख किया है, वो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ देखते हैं तो ये स्पेस में थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और गवर्नमेंट का टेंडरिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू ये ग्रेजुअली एक्सपैंड करते हैं, तो बहुत स्लो ऑफटेक होता है। ऐसे एक्विजिशन से ये ऑफटेक फटाफट हो जाता है। कंपनी की बुक्स पे ज्यादा डेट वगैरह है भी नहीं, और फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेसेस है। पिछले 3-6 महीने गैस के प्राइसेस की वोलेटिलिटी की वजह से इन कंपनीज की वैल्यूएशन में काफी बड़ा ड्रॉप देखने मिला था, फॉरवर्ड अर्निंग्स में ड्रॉप देखने मिला था, बट अब ग्रेजुअली नॉर्मलाइज हो रहा है। तो अभी भी आप देखें तो एमजीएल अभी भी सस्ता ही है। 13-14 टाइम लास्ट 12 मंथ्स की अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है, इतना मूव आने के बाद भी, क्योंकि करेक्ट भी ऊपर से काफी सब्सटैंशियली हो गया था जब ऑयल एंड गैस के प्राइसेस बढ़ रहे थे। तो मुझे लगता है बाजार उसी चीज को है कि वैल्यूएशन एक तो काफी सस्ती है कंपेयर टू आईजीएल। एमजीएल अभी भी, आईजीएल शायद 20 टाइम या 18 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, और एमजीएल 13-14 टाइम ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है एमजीएल में अभी भी स्कोप है, और अगर आप एक्विजिशन की तरफ बढ़ने लगे और फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस है, अगले 6-8 महीने में लगातार नंबर्स में भी इंप्रूवमेंट आना चाहिए।
तो मुझे लगता है यही सारी चीजें बाजार डिस्काउंट कर रहे हैं। तो स्टॉक देखिए सुबह में खुला ही ऊपर 6% भागा, फिर अब 8% तक के बढ़त दिखा रहा है और काफी तगड़ा एक्शन। राजेश सातपुते, एमजीएल का ट्रेड आप कैरी करेंगे आगे बाकी हफ्ते के लिए? हर्षदा जी देखिए, जितने भी डेटा पॉइंट्स है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 38% का जंप है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ बनी रहेगी। मॉर्निंग प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है लेकिन स्ट्रेंथ रहेगी। तो इसका जो टारगेट मेरे हिसाब से है, अगर आप बीटीएसटी लेके भी जाते हैं तो इसका एक पहला टारगेट होगा करीबन 1000 का, जहां पे कॉल राइटर खड़े हैं। लेकिन थोड़ा अगर इसे वक्त दे तो मुझे लगता है कि 1050 तक का टारगेट वीकली चार्ट पे अनफोल्ड होता है। तो मेरे लिए तो डेफिनेटली ये बाय साइड का ही ट्रेड रहेगा। 965 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रहेगा क्योंकि चला हुई है। एमजी लाइव की स्क्रीन पे 981 पे जब क्लोजिंग के वक्त आएंगे ना, तो एक बार फिर से ट्रेड के बारे में बात करेंगे। एमजीएल के कैरी करने चाहिए नहीं कैरी करने चाहिए, क्योंकि आज की कैंडल बहुत स्ट्रांग है और इस चार्ट को, इस प्राइस को एकदम से इसने एक दूसरी ट्रेजेक्टरी में प्लेस कर दिया है। अच्छा, मैं कुछ देर के लिए मानस के पास जाऊंगा, क्योंकि मानस से मैंने सुबह ओपनिंग होते ही साथ एक ट्रेड लिया था। मानस आपको याद होगा, वो था कमेंस। एग्जैक्टली हमने स्पॉट डिस्कस किया था मेरे ख्याल से 1613 या 1614 पे, अब 1632 पे आ चुका है। और क्या एक बार के लिए प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर ले मानस? मूव अभी स्टार्ट हुआ। मॉर्निंग में जब बात हुई उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा और अभी कुछ मिनटों पहले ही हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा है। तो आई थिंक अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल है 1660 1660 के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो करंट लेवल से भी आई थिंक 30 रुपए का अप्रूव देखने को मिल सकता है। तो अगर मॉर्निंग में किसी ने पोजीशन नहीं बनाई है तो अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपके रहेंगे 1615 के नीचे, 1615 के नीचे, और 1660 1660 के टारगेट सकते हैं। ओके, 1660 तक के अगर आप देखिए टारगेट फिक्स कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है, रिट्रेस कर रहा है 17721 पे। दैट मीन्स आपने आज की इस तेज़ी का एक सब्सटेंशियल पार्ट, मोटे तौर पर आप देखें लगभग 70 अंक आप हायर लेवल से रिट्रेस हो चुके हैं। और बैंक निफ्टी 41311, यानी अब आप अपनी पिछली क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, या फिर शुक्रवार का जो इंट्राडे स्विंग हाई था लगभग 2 से लेकर 310 के बीच का, वहां पर आ रहे हैं आप। सिर्फ अगर मार्केट के पास इस वक्त कोई एडवांटेज है तो वो है निफ्टी आईटी, जो कि अच्छा कर रहा है आपकी स्क्रीन पे। एक बार वो निफ्टी आईटी में मिड कैप आईटी के जो स्टॉक्स की ओआई की शीट मैंने डायरेक्टर साहब भेजी थी, जरा वो स्क्रीन पे रखिएगा, थोड़ा सा उसको देखते हैं। वहां से अगर आप देखें कोई पोजिशनल ट्रेड अगर कोई है तो पिक करने की कोशिश करेंगे। द टॉप ओआई गेनर्स इन मिड कैप आईटी, इस क्रम में सबसे ऊपर था, याद रखिएगा, आपका एफएसएल फर्स्ट सोर्स, उसके बाद परसिस्टेंट और एलटीटीएस। लेट्स ब्रिंग एफएसएल। एफएसएल को लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। ना ये नहीं, मिड कैप आईटी वाली। फर्स्ट सोर्स 115.90 पे आके ट्रेड करता हुआ। शिल्पा जी, मैंने ओआई गेनर्स की शीट आपकी स्क्रीन पर रखी। निफ्टी आईटी में एक अच्छा रिवर्सल, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बाइसेक्ट करने की कोशिश करी, नेस्डेक से एक एडवांटेज हमको मिलता हुआ। आपका टेक एफएसएल को कैसे रीड करेंगे, या फिर मिड कैप आईटी में कोई और स्टॉक जिसको आप चेज करना चाहें इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, एफएसएल की अगर हम बात करेंगे तो एफएसएल ने एक 2 दिन पहले एक अच्छा खासा मूव दिया था अबव 110 पे, जहां से हमारा प्रोजेक्टेड टारगेट टुवर्ड्स 118 टू 120 था। अगर आज की हम बात करेंगे तो फ्यूचर्स में हाई वाज 118.75, तो ऑलमोस्ट वो टारगेट हो गया है। तो अभी ये जो रिट्रेसमेंट है ये आपको 115 जोन्स की तरफ लेके जाएगा, जहां पे अगेन आपको एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वहां पे आपको स्टॉप लॉस हार्डली 1 रुपए का लगाना है, रफली 114। Then again the move should continue towards 121 to 123 zones। तो इसमें अगर आप आईटी की बात करेंगे, मिड कैप आईटी, तो मेरे हिसाब से एफएसएल बहुत अच्छे से प्लेस्ड है। अदरवाइज नेक्स्ट फेवरेट फॉर मी कम्स टू परसिस्टेंट। परसिस्टेंट में भी बहुत अच्छा मूव है, 4800 पे अच्छा खासा इसका सपोर्ट है। आपको यहाँ से भी आपको रफली एक 5 to 7% का अप मूव विल बी, आई मीन यू विल सी इट कमिंग अगेन। तो ये फिलहाल आपके लिए एफएसएल के साथ साथ परसिस्टेंट में भी एक मौका तेजी का साफ बनता दिखाई दे रहा है। कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और पावर कंपनी आज फिर देखिए फोर फ्रंट पर है। इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। पीएफसी, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स पर आईएक्स में अचानक इस घंटे फिर तेजी आना शुरू हो गई, 1.1% ऊपर आ गया है। पहले तो राजेश सातपुते, एक बार पीएफसी देखिए, पीएफसी आरईसी दोनों जो ये ट्विन प्लेज हैं जो साथ में ही चलते हैं, अच्छा मोमेंटम है आज के दिन। ओपन इंटरेस्ट एडिशन सब्सटैंशियल है।
क्या आप ट्रेड लेना पसंद कर रहे हैं इस समय? और फिर पावर स्टॉक्स पर शरद मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगी, लेकिन राजेश बताइए आप पहले पीएफसी आरईसी में से क्या पिक करेंगे? हर्षदा जी देखिए, दोनों ट्विंस है, एक चलता है तो दूसरा चलता ही है, दोनों में ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा है, लेकिन अपने अपने रेजिस्टेंस पे खड़े हैं। जैसे कि पीएफसी की बात करें तो 162 163 ये इसका रेजिस्टेंस रहेगा फ्यूचर में। ऑलरेडी ये काउंटर पिछले 4 दिनों से चला है, तो यहाँ पे फ्रेश ट्रेड में थोड़ा अवॉइड करूंगा। लेकिन हाँ, अगर पोजीशन है तो आप इसमें बने रह सकते हैं, लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा करीब 158 का। अगर आप पीएफसी की बात करें तो 158 के साथ पोजीशन को आप मेंटेन रखें। जैसे ये 162 163 का क्लस्टर निकलेगा, इन दैट केस आपको एक फ्रेश ट्रेड मिलेगा और वो शॉर्ट कवरिंग प्रोबेबली 170 प्लस तक जाएगी। इन दैट केस यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस, बट फॉर मी न्यू ट्रेड थोड़ा अवॉइड करें, सिर्फ होल्ड रखें। नया ट्रेड इस समय आप नहीं लेंगे इन दोनों काउंटर्स में। अच्छा शरद, ये क्या प्राइमरीली बिजली की डिमांड अच्छी रहेगी समर सीजन में, वो स्टोरी है या फिर कुछ और भी मार्केट पड़ रहा है? क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा अच्छी खासी तेजी। आप देखिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे काउंटर्स में भी काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। और फिर जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं ही, आपका पावर ग्रिड हो, एनटीपीसी जैसे ट्रेड्स हो, जो अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। देखिए पावर ग्रिड में तो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट आने वाले समय में पड़ेगी पावर ग्रिड को, उसका बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए। एनटीपीसी में रिन्यूएबल एनर्जी वाली स्टोरी है और वैल्यूएशंस अक्रॉस द बोर्ड कहीं भी महंगे हैं नहीं। पावर ग्रिड में भी मेरे हिसाब से 5% जैसी डिविडेंड यील्ड है। अगर 2 टाइम प्राइस टू बुक पे भी ट्रेड होता है तो मुझे लगता है 275 280 तक के लक्ष्य पावर ग्रिड में पॉसिबल है। एनटीपीसी 190 200 तक की वैल्यू उन लोग को लगता है फेयर है ऑन द लोअर एंड ऑफ द कर्व। और बाकी पीएफसी आरईसी में मुझे लगता है सबसे बड़ा प्ले है कि डिस्कॉम्स के फाइनेंशियल्स काफी इंप्रूव होने चाहिए। जिस तरीके से गवर्नमेंट फोकस कर रही है तो उसका काफी फायदा मिलना चाहिए। एक्सचेंज वाले बिजनेसेस में आईईएक्स टाइप है, वहाँ वैल्यूएशंस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट जैसे नए प्रोडक्ट्स वो ला सकते हैं और अभी एक्सपेंसिव वाले पावर की ट्रेडिंग भी अलाउ कर दी है गवर्नमेंट ने, तो उन सब चीजों का एक एडिशनल फायदा उनको आने वाले समय में मिलेगा। और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ज्यादा फोकस इलेक्ट्रिक पे कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन में काफी बड़ी तेजी रहनी चाहिए। और जैसे जैसे रिन्यूएबल पावर आता है मुझे लगता है ये जो इंटरस्टेट ग्रिड और ग्रिड टू मतलब जो मास आपका सोलर टॉप वगैरह है, आपका रूफ टॉप एनर्जी वगैरह आप जनरेट करेंगे, वहां से आप ग्रिड में ट्रांसफर करेंगे, तो ये ट्रांसमिशन का वॉल्यूम काफी बढ़ेगा आने वाले समय में और एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो बाजार कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों को एंटिसिपेट कर रहा है। और वैल्यूएशंस मेरे हिसाब से आईईएक्स एक हाई ग्रोथ स्टोरी है, लो कैपिटल एम्प्लॉयमेंट की स्टोरी है, बट बाकी तीनों चारों स्टॉक्स में पीएफसी में इतना रन अप आने के बाद भी शायद 0.5 0.6 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक्स महंगे बिल्कुल नहीं है और पावर ग्रिड का एक डबल बेनिफिट है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी आ सकती है और वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव इन लेवल्स पे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक फंडामेंटल नजरिया। इनफैक्ट पावर ग्रिड और एनटीपीसी पर यतन अब कुछ देर में एडिशंस आपको देंगे कि जो भारत 22 इंडेक्स में थोड़ा बहुत फेरबदल होने वाला है, कितना फ्लो आएगा उस पर मैं आऊंगी। लेकिन हमारे साथ इस समय एक और जानकार भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी एक राय ले लेते हैं। विकास आलूंके, आफ्टरनून, बताइए आपका इस समय का ताजा ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून हर्षद जी। पहला रहेगा जेएनएफसी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहा है सेकंड हाफ में, जिस हिसाब से पूरे दिन में एक पॉजिटिव मोमेंटम कैरी किया और 50 डीएमए के ऊपर एक कंफर्टेबली अभी ये सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे बाय करना है। हालांकि टारगेट यहाँ से ऊपर में 585 590 के आसपास के टारगेट इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। और आज पूरे दिन में हमने नोटिस किया है कि नीचे में 545 जो कल के लो के आसपास एक सपोर्ट ले रहा था, उसके आसपास जाके वहां से वापस पुलबैक रैली देखने मिली थी। तो पहला रहेगा जेएनएफसी बाय 585 के टारगेट के लिए, 545 का स्टॉप लॉस रहेगा। और दूसरा रहेगा कमिंस इंडिया में हमने देखा है कि पूरे दिन आज गैप अप ओपन होने के बाद एक फ्लैटिश ट्रेड चल रहा था, बट अभी जाते जाते उसमें वापस 1628 का एक ब्रेकआउट था, उसके ऊपर वापस ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर में 1690 के टारगेट के लिए यहाँ पे कमिंस इंडिया को बाय करना है, 1590 का स्टॉप लॉस रहेगा। कमिंस और जीएनएफसी दोनों में एक अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी बनती हुई तेजी की तरफ। चलिए अब भारत ईटीएफ की बात करते हैं
और कुछ अंश आपको दिखेंगे स्टॉक्स में जहां पर आज से ही तेजी देखने को मिल रही है, जैसे कि एनटीपीसी और पावर ग्रिड। दरअसल 17 मार्च को भारत 22 ETF की सालाना समीक्षा होगी। अब इसमें क्या फेरबदल हो सकते हैं, क्या मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, यतिन हमारे साथ हैं समझाने के लिए। यतिन, दो स्टॉक्स तो वैसे भी लाइमलाइट में हैं और बाकी सभी PSU काउंटर्स में हमने देखा बहुत इंटरेस्टिंग मूव्स। बताइए किस तरह का चेंज आ सकता है, वेटेज में क्या बदलाव हो सकते हैं? तो देखिए अर्चना, दो ETFs सरकारी कंपनी से चल रहे हैं, एक तो CPSE ETF और दूसरा भारत 22। तो भारत 22 में 17 मार्च को आप एक रीबैलेंसिंग देखेंगे और रीबैलेंसिंग जो हो रही है उसमें जो फ्लोज हैं और जो स्टॉक्स हैं जहां इंपैक्ट आने वाला है उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि काफ़ी अहम ये चेंजेस माने जा रहे हैं। ज़्यादातर PSU स्टॉक्स में आपको फोकस आता हुआ दिखाई पड़ेगा, खास करके ONGC और NTPC। ये दो स्टॉक्स हैं जहां लगभग $20 मिलियन के आसपास का इनफ्लो नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ से जो एस्टिमेट आ रहे हैं हमारे पास, उनके हिसाब से यहाँ एक ज़बरदस्त फ्लो आना चाहिए। लगभग 150 से लेकर 200 करोड़ रुपए तक के NTPC और ONGC के शेयर्स में खरीदारी दिखेगी। इसके अलावा पावर ग्रिड, कोल इंडिया और इंडियन ऑयल, ये भी वो दूसरी PSUs हैं जहां वेटेज बढ़ने के हिसाब से आपको एक मोमेंटम वाला ट्रेड आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, 17 मार्च को रीबैलेंसिंग डेट है और उसके पहले ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इन सभी स्टॉक्स में आज के दिन आपको देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली इसका फ्लिप साइड ये है कि क्योंकि बहुत सारे शेयर्स का वेट अप हो रहा है, बहुत सारे शेयर्स का वेट डाउन भी होगा और यहाँ आपको प्राइवेट सेक्टर की ज़्यादा कंपनियां दिखेंगी। ITC, एक्सिस बैंक और L&T, ये वो 3-4 नाम हैं जहां आपको मैक्सिमम आउटफ्लो दिखाई देगा। खास करके ITC, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप देखेंगे ये स्टॉक साइडवेज चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और यहाँ 250 करोड़ रुपए से ऊपर की सेलिंग आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये भारत 22 ETF में इसका वेट कम हो रहा है। इसके अलावा नाल्को, एक्सिस बैंक और मामूली सा सेल फ्लो L&T और SBI जैसे शेयर्स में आएगा, क्योंकि इनका वेट जो है वो गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो भारत 22 ETF रीबैलेंसिंग 17 मार्च को, नजर रखें इन सारे शेयर्स पे। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स रेडार पर। तो आज जो एडिशनल जो आप एक्शन देख रहे हैं वो शायद इसी से जुड़ा हुआ है जो यतिन आपको बता रहे थे। 17 मार्च को दरअसल वो रीबैलेंसिंग फिर से होता हुआ दिखाई देगा, इसकी समीक्षा होगी। NTPC, पावर ग्रिड, हम इस पर राय ले चुके हैं। ONGC ये इनफैक्ट माइनस का टॉप ट्रेड था, लेकिन IOC एक और काउंटर है जहां पर हमने देखा है करीब 2% के गेन्स। शिल्पा, कोई व्यू इन PSU कंपनियों में, कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है ट्रेड की? जी बिल्कुल हर्षिता जी, NTPC बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। NTPC में एक्चुअली हम लोग बुलिश है फ्रॉम 173 लेवल्स फ्रॉम द पास्ट 1 वीक, टारगेट्स टूवर्ड 184 to 190। तो अगर अभी किसी को यहाँ पे ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से NTPC का आप अभी भी 190 का कॉल ऑप्शन कोई ट्राई कर सकता है। जस्ट गिव यू द रेट। NTPC का 190 का कॉल ऑप्शन इज रफली अराउंड 0.5 पैसे। इट इज़ आप इसको एक हीरो जीरो ट्रेड के हिसाब से ही लीजिए, बिकॉज यहाँ पे देयर इज नो स्टॉप लॉस। द मोमेंटम जो अभी कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे आपको इजीली बहुत अच्छा मूव आते हुए मिलेगा। और अगर किसी को थोड़ा अग्रेसिव ट्रेड लेना है तो आप 180 का भी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, जो 2 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 0.8 का एंड मूव फॉरवर्ड्स फॉर टारगेट्स ऑफ 4 to 5। ओके, NTPC पर आप देखें आपका ये व्यू 180 की कॉल का व्यू करीब 2.05 पे आपको ये लेनी है। मीनवाइल जो 2 बजे के ओपनिंग ट्रेड थे उसमें टोरेंट फार्मा शामिल था, राजेश जी का ट्रेड था। राजेश जी, सबसे पहले तो ट्रेड आपका बहुत अच्छा गया, लगभग आपके अनुसार किसी ने अगर पंच किया होगा तो इट वाज 1509, अभी करीब 1514 का हाई लगा के आया। एक बार के लिए राजेश जी बुक करना चाहिए क्या, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ह्यूज पोटेंशियल है भी इसमें 1530 जहां पे इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है प्लेस्ड, वहां तक जाने का? वीरेंद्र जी, 1530 की जो बात की, मुझे लगता है वो आज बाजार खत्म होने के पहले एक बार के लिए उतना तो टेस्ट करेगा। प्रोबेबली अगर आपने प्योरली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से यानी क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड लिया है, 1530 के आसपास एक बार के लिए आप उसे बुक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है मोमेंटम है और ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। 1530 तो लगा देगा। 1530 के पोटेंशियल्स हैं, इसीलिए अगर आप देखेंगे ट्रेड चेक ले रहा था। मीनवाइल जो मैंने शब्द का इस्तेमाल किया था कुछ देर पहले कि बैंक निफ्टी डेलो की तरफ बढ़ता हुआ, निफ्टी में एक पुल बैक आया और जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया था, हमारे पास एक एडवांटेज है निफ्टी IT। और देखिए आप निफ्टी IT के पिछले लगभग
15 मिनटों के स्विंग को देखिए, करीब करीब 30-170 की ट्रेजेक्ट्री से 30-240, और मूव कौन दे रहा है यहाँ पे इस वक्त, वो है HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक्नोलॉजीज और इन्फोसिस दोनों को लेके आइएगा। HCL टेक 1125, और हालांकि अगर मैं इसको कैंडल टू कैंडल कंपेयर करूँ तो बहुत अच्छा चार्ट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हायर शेडो बहुत वाइल्ड है, और दूसरा इन्फोसिस 1511 पे आके ट्रेड करता हुआ, और यस 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्राई कर रहा है। मैं अब ट्रेड नहीं लूँगा, क्यों? क्योंकि मूव ऑलरेडी आ चुका है। खामखा अगर आप देखें ट्रेड में इंडल्ज नहीं होते यहाँ पर। और जो ट्रेड MGL का था, जिससे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, वो डे हाई पर बड़ा स्विंग देके, बहुत ही बड़ा स्विंग देकर डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। कुछ देर के लिए ट्रेड्स को पॉज देकर जरा इंडेक्स पे लौटते हैं। मानस, अब सुबह सुबह जिस ट्रेजेक्ट्री को मैं एक फाइनल ट्रेजेक्ट्री मान के आया था, जो कि एक बहुत ही बड़ी सप्लाई ट्रेजेक्ट्री रहेगी, वो थी 17,800, और मैंने ट्विटर पे मेंशन भी किया था कि बुक योर एंटायर प्रॉफिट्स एट 17,788। इस रेंज के ऊपर 800 का कॉल राइटर है, प्लस आपका 50 प्लस आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। मानस, अब आप इंडेक्सेस को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? 2 दिन की बड़ी तेजी देखने के बाद आपने 2 एवरेज को क्रॉस किया, और 2 एवरेज आपके लिए प्रेशर पॉइंट बने हुए हैं, दैट्स 1500। आप निफ्टी को कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, मेरा समझना यह है कि शायद हमें आज का जो मूव है वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, शायद कंसोलिडेशन देखने को मिले, लेकिन कल के हॉलीडे के बाद जब फिर हम 2 दिन बाद मिलेंगे तो उसके बाद फिर से रैली रिज्यूम होनी चाहिए, क्योंकि पैटर्न देखिए काफी स्ट्रांग लग रहा है। वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे, स्पेशली जो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो मेरा समझना है कि अभी भी रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए। जो हर्डल है 100 डे और 50 डे मूविंग एवरेज 17,800 के आसपास, वो ब्रीच हो सकते हैं, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 17,950 से लेकर 18,000 तक के स्तर आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग पोजीशन में बने रहना चाहिए अगर आप पोजीशन बना के रखी हुई है, और जब तक 17,600 के लेवल ब्रेक ना हो, उसके नीचे निफ्टी नहीं जाएगा, तब तक तो हर गिरावट पे खरीदारी करने के ही मौके होंगे। ऊपर की तरफ 18,000 तक के टारगेट आप सेट कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी, मानस, बैंक निफ्टी में जहां की आज हाई शेडो काफी वाइल्ड है, उसको देखने के बाद देखिए, बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, उसके लिए तो आपको वीकली चार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पिछला हफ्ता था उसमें एक एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। आज का जो एक हम कह सकते हैं पॉज है, वो केवल एक छोटा सा करेक्शन है जो मूव हमने देखा है। आई थिंक यहाँ पर भी रैली रिज्यूम होनी चाहिए। जो 42,000 के स्तर है वो भी टेस्ट होंगे, और शायद 42,500 की तरफ बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। तो अगर छोटा सा करेक्शन और देखने को मिले, अगर 41,300 का भाव चल रहा है, अगर 41,200 और 41,100 के लेवल देखने को मिले, तो बिल्कुल बैंक निफ्टी में खरीदारी करके चलना है। एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, जहां आपकी स्टॉप लॉसेस 40,800 के नीचे रहेंगे, लेकिन टारगेट कम से कम 42,000 के रहेंगे। 42,000 के ऊपर जाने की पूरी तैयारी। निफ्टी बैंक भले ही अपना समय लेगा, लेकिन उस तरफ का मूव देखने को मिलेगा। 100 पॉइंट ऊपर इस समय। अच्छा, निफ्टी बैंक के एक बार कंट्रीब्यूटर्स प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। उसमें एक्सिस बैंक की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 1.1% ऊपर ट्रेड करता हुआ, और पिछले 10-15 मिनटों में जो निफ्टी बैंक में फिर रिकवरी आई है, उसमें एक्सिस का भी योगदान है। तो ये आप देखेंगे, HDFC बैंक के पीछे एक्सिस बैंक और फिर SBI जैसे स्टॉक्स है, और एक्सिस इस समय 1.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ। विकास सालों के एक्सिस पर आपकी क्या राय रहेगी? देखो, ओवरऑल अगर कंपनी की बात करो तो जिस हिसाब से मोमेंटम आया, बट एक्सिस में अभी भी एक पॉजिटिव साइड एक मोमेंटम आ सकता है। जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है उसका आज ब्रेकआउट भी यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है ऊपर में 890 के आसपास के टारगेट एक्सिस में वापस रिटर्न कर सकते हैं। तो मुझे लगता है नीचे में 850 जो है वो अच्छा बेस बना चुका है। आज पूरे दिन में 2 बार 855 से वापस पुल बैक रैली देखने मिली, तो मुझे लगता है 850 के स्टॉप लॉस में बाय करके जा सकते हो 890 के टारगेट। 90 के लिए एक मौका एक्सिस में साफ दिख रहा है, खरीदारी करके चले इस स्टॉक में। कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं, जहां पर इस घंटे दरअसल थोड़ा बहुत हरकत देखने को मिल रही है। उसमें आप ब्रिटानिया भी रेडार पर रखिएगा। अच्छा, ब्रिटानिया पर सुमित हमारे साथ जुड़ेंगे ही। आज ये 2% का जो नॉक लगा है, उसकी क्या बड़ी वजह है, ब्रोकरेजेस क्या कह रही है, उस पर आएंगे। लेकिन पिछले 10 मिनटों में हल्का सा यहाँ पर रुझान, थोड़ी सी निबलिंग हुई है, खरीदारी जरूर हुई है। 1-2 और ट्रेड जहां पर मैं देख रही हूँ इंटरेस्टिंग मूव्स है फ्यूचर्स में, आप ध्यान रखिएगा। एक तो संवर्धन मदसन पर 8370 के लेवल्स, 4% की तेजी। शिल्पा, ये आज का मूव कंसिडरिंग ओपन इंटरेस्ट एडिशन परसेंटेज टर्म्स में बहुत हल्का है, सिर्फ 2% का ही OI जुड़ा है।
ये क्या कल फिर से फिसड्डी रह सकता है? इस तेजी में मौका है या फिर धोखा ही है? जी हर्षदा जी, मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, बिकॉज अगर आप ओपन ऑप्शन चेन की भी बात करेंगे तो 85 लेवल्स पे इसका है रेजिस्टेंस, एंड फ्यूचर्स में आज इसका हाई 84.3 ही है। तो अभी कॉशियस मूव रहना चाहिए, एंड आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी अगेन टुवर्ड्स 79 या 80 लेवल्स पे मिलेंगे, तब भी फ्रेश बाइंग। अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा दैट इट डिसाइसिवली क्रॉसेस एंड सस्टेन्स 85 जोन्स फॉर टारगेट्स ऑफ 88 to 90। फॉर मी इट इज़ अ कॉशियस स्टांस नाउ, वेट फॉर टारगेट्स, वेट फॉर लेवल्स ऑफ 80, तभी आप बाई कीजिए। ही यहाँ पर तेजी की पोजीशन 80 के आसपास ही पोजीशन ले तेजी की, इस समय नहीं। ये है फिलहाल बात आपके लिए संवर्धन मदरसन पर। एक और काउंटर जो मेरे रेडार पर अभी अभी आया जिसमें थोड़ा सा मूव अच्छा देखने को मिल रहा है, राजेश सतपुते, GSPL देखेंगे क्या प्लीज? गुजरात स्टेट पेट्रोनेट 5% की तेजी देखी जा रही है, डिसेंट वॉल्यूम एक्शन है। अचानक सेकेंड हाफ में हम देख रहे हैं मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक ने, 294 का हाई इसने छुआ था कुछ ही देर पहले और उसी के करीब इस समय है। प्रशादा जी देखिए, आप इसमें जो वीकली चार्ट बहुत जबरदस्त चार्ट है, मैं स्लाइटली में ट्रेडिंग की जगह पे पोजिशनल व्यू का अगर मैं यहाँ पे रखूं तो मुझे लगता है यहाँ पे 320 से लेके 330 तक का टारगेट GSPL का चार्ट अनफोल्ड कर रहा है। आज बहुत दिनों के बाद इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है इसने अपना जो रिसेंट हाई है उसको निगेट कर लिया है, उसको ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो 290 के ऊपर यहाँ पे क्लियर कट बाय बनेगा, 325 330 जो ये जो रेंज मैंने कही इस रेंज तक तो जाएगा। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 280 का। जैम GSPL आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें 292 पे ट्रेड करता हुआ एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड कर रहा है। अच्छा, इस बीच कुछ स्टॉक जो स्लिप हो रहे हैं थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे गौर फरमाते हैं कि क्या हो रहा है। ट्रेड एग्जैक्टली नहीं लेंगे लेकिन हाँ रखना पड़ेगा स्क्रीन पे। एक आप मारुति को देखिए, अभी भी डेलो की ट्रेजेक्ट्री के आसपास ट्रेड करता हुआ 8630 क्वाइट न्यूट्रल जोन, क्रैश नहीं हुआ लेकिन 200 EMA के ऊपर और 100 EMA के बीच में आके ट्रेड करता हुआ। और बहुत अगर आप देखें क्लीन ट्रेड्स के बारे में बात करूं जिनको स्थिति भी अगर आप देखें शायद थोड़ा सा फेवर करती हैं, लेट्स ब्रिंग हेवल्स 1221 राजेश सतपुते जी, इसकी प्लेसमेंट बहुत प्यारी है और समझ लीजिएगा कि अक्टूबर सेकेंड वीक से जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है वो बाइसेक्ट होने के बहुत कगार पे है, बहुत अगर आप देखें नज़दीक खड़ा है उसके। और मैं एक और अगर मापदंड क्राइटेरिया अपनाऊं जिसमें मैं देख सकता हूं कि वोल्टास के वनस्पत ये कम चला है, वोल्टास से अच्छी इसकी प्लेसमेंट है। आपकी राय क्या कहती है हेवल्स को कैसे चेस करना चाहिए? वीरेंद्र जी देखिए, अगर आप हेवल्स का चार्ट देखें ये एक साइडवेज ट्रेंड में है। अगर पिछले एक सीरीज की बात करें तो रेंज क्या है 1160 से लेके करीबन 1260 का, 100 रुपए में ये घूम रहा है। इसका जो मीडियन है वो है 1210 का। तो जैसे 1210 के ऊपर आता है 1260 की तरफ ये चेस करना शुरू करता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये इट्स ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या है, 2 दिन पहले का हाई जो 1230 का है, 1230 के ऊपर फ्यूचर में अगर हेवल्स चलना शुरू करे तो ये 1260 को अनफोल्ड करेगा। अगर आपकी पोजीशन बाय साइड की है या आपको बनानी है तो आई थिंक दिस इज द आइडियल लेवल। आप बाय करें हेवल्स विद स्टॉप लॉस ऑफ 1215, 1230 के बाद आप इसे ट्रेल करें और टारगेट रहेगा 1260। हेवल्स की प्लेसमेंट अच्छी 1221 पे ट्रेड करता हुआ और सुबह ये मुझे याद आता है मैंने जो मेंशन किया हुआ था, आई थिंक ये जो ट्रेड था ये सचिन जी का ट्रेड भी था हेवल्स, उन्होंने पिक भी किया था तभी मेरे को याद आ रहा था। अच्छा मूव देता हुआ। अच्छा देखिए, इंडेक्स थोड़ा सा रिट्रेस होके बावजूद इसके निफ्टी IT के एडवांटेज के निफ्टी बैकफुट पे है 17728 और बैंक निफ्टी 31442 के स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ। एक बिरला सॉफ्ट मिड कैप IT में और लेके आइए 290, अच्छा मूव 20 डे EMA के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है और मिड कैप IT में ही एम्फेसिस करीब 3% ऊपर 2143 पर विद स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटी। शिल्पा, एक बार मैं फर्स्ट सोर्स पे आपका व्यू ले चुका हूं मैं, लेकिन अब धीरे धीरे जिस प्रकार से ओवरेशंस हो रहे हैं मैं अब दूसरे स्टॉक्स पे भी आ रहा हूं। अब आपका एम्फेसिस भी डे हाई के क्लस्टर में आके ट्रेड करता हुआ। अभी टिक बाय टिक चार्ट्स को देखिए तो एक्जैक्टली 2150 कुछ देर पहले हाई लगा के आया। इसको कैसे अप्रोच करेंगे मैम?
जी, एम्फेसिस की भी मैं बात करूँ तो अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे वीरेंद्र जी, तो रेंज थोड़ा ब्रॉडर बेस में फ्रॉम 2000 टू 2200 ऑन इमीडिएट बेसिस है। उसके ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो 2400 तक के भी लेवल्स में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। तो एम्फेसिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय आपको, लेकिन यहाँ पे ऑन डिक्लाइंस ऑन ट्रांचेस आपको रखना पड़ेगा इन माइंड टू बाय। बट फॉर मी अगर आप अभी 2070 का भी स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं एंड यू कैन एक्सपेक्ट टारगेट्स ऑफ 2230 टू 2460, और अगर वो 2460 के जोन्स के ऊपर ट्रेड आपको मिल जाता है डिसाइसिवली, देन यू विल सी नेक्स्ट टारगेट्स ऑफ 2400 पोजिशनल टारगेट्स। लेकिन द स्ट्रेंथ जैसे आपने अभी बताया मिड कैप आईटीज में है, तो मिड कैप आईटीज रनिंग 200-300 पॉइंट्स एक हफ्ते में या एक दो दिन में भी अगर मैं बात करूँ तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पे एक अ बाइंग अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली वन शुड गो फॉर इट। एक मौका इस समय एम्फेसिस में करीब 3% ऊपर और मिड कैप आईटी में अच्छा पोटेंशियल आज खरीदारी का साफ बनता दिखाई दिया है। चलिए एक दो काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और उसमें से रेडार पर रखते हैं, अब स्क्रीन पर रखते हैं ब्रिटानिया का शेयर। आज ये काउंटर चढ़ते बाजार में दरअसल मुनाफा वसूली का शिकार बना है और इसका कारण दरअसल कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जो बेसिकली इन्फ्लेशन को साइट कर रही हैं कि इनके इनपुट कॉस्ट पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। सुमित हमारे साथ है, स्पेशली हमने देखा है सुमित पिछले कुछ हफ्तों में दूध के दामों में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला और अब गेहूं की कीमतें भी बढ़ने लगी है। क्या कह रहे हैं ब्रोकरेजेस, क्या इम्पैक्ट रह सकता है ब्रिटानिया और बाकी एफएमसीजी प्लेयर्स पर? देखिए ब्रिटानिया केस में पर्टिकुलरली अगर गेहूं की बात करें तो करीब करीब 30 से लेकर 35% के आसपास का हिस्सा जो इनकी इनपुट कॉस्ट का होता है वहाँ से आता है और रफली 8 से 10% के आसपास का हिस्सा मिल्क और बाकी प्रोडक्ट में, वो डिपेंड भी करता है अलग अलग प्रोडक्ट के लिहाज से, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो में इतना हिस्सा यानी 40-45% का हिस्सा जो है यही दोनों इनपुट प्रोडक्ट जो है वो कंपोज करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो CLSA की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने अपनी जो रेटिंग है उसे डाउनग्रेड रखा है सेल साइड पर और टारगेट्स में एक मेजर कट किया है 4525 से घटा के सीधे सीधे 4060 यानी कि 500 रुपया 10% के आसपास का जो टारगेट है उसमें कटौती होते हुए दिखाई पड़ी और ये कटौती के बाद ब्रिटानिया के स्टॉक ने रिएक्शन दिया है। उनका कहना है कि जो इनपुट कॉस्ट का राइज है वो कंपनी के मार्जिन्स को हिट करेगा और अगर FY23 के मार्जिन्स की बात करें तो शायद 1 से लेकर 3%, FY24 तक आते आते 5 से लेकर 7% और FY25 तक आते आते 11% तक कंपनी का मार्जिन जो है वो हिट होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने मेजरली जो अर्निंग एस्टिमेट्स है उसमें एक कटौती की है 1 से लेकर 11% के आसपास तक की। उनका यह भी कहना है कि जो टॉप लाइन है कंपनी की वो तो विद वॉल्यूम सपोर्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, वहां पर इतना इंपैक्ट नहीं आएगा, यानी कि वॉल्यूम ड्रिवन स्टोरी रहेगी, लेकिन इनपुट कॉस्ट राइज है इसलिए मार्जिन के ऊपर एक मेजर हिट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर ब्रिटानिया और CLSA की जो पुरानी रेटिंग्स हैं वो भी आपको दिखाई पड़ेंगी। अभी भले ब्रिटानिया की 4060 रुपए की रेटिंग है, लेकिन पहले कई बारी ब्रिटानिया में एक आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म या सेल रेटिंग CLSA दे चुका है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ब्रिटानिया को करीब करीब ये 2500, 2600, 3000 की रेंज से लगातार CLSA ट्रैक कर रहा है। वो अपनी रेटिंग्स को डाउनग्रेड ज़रूर करता है लेकिन जो उनकी कवरेज है CLSA की ब्रिटानिया को लेकर वो इंटैक्ट है और हर बार उसके ऊपर के टारगेट्स गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए वो 3000-2500 से भले इसको ट्रैक कर रहा है और टारगेट्स 4500 तक ले गया था। वो बात अलग है कि एक सीजनल इंपैक्ट की वजह से या फिर कुछ 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर के नंबर्स की इंपैक्ट की वजह से उन्होंने अपने टारगेट्स को नीचे की तरफ रिवाइज किया। तो आज एक बड़े स्टीप रिएक्शन है, लेकिन विद टाइम CLSA और ब्रिटानिया की जो रेटिंग है या जो दोनों का कवरेज है वो विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी हद तक कंटिन्यू ही देखने को मिला है। तो ये फिलहाल ब्रिटानिया पर फ्रेश थॉट्स CLSA के कह रहे हैं कि अब बिकवाली करनी चाहिए। शरद, आप भी चिंतित है क्या इस इम्पैक्ट से? नॉर्मली जब भी इस तरह के इनपुट कॉस्ट हाइक्स आते हैं कंपनी पास ऑन कर देती है, लेकिन क्या ये इनके वॉल्यूम्स में एक असर डालेगा आगे? देखिए, रूरल पार्ट में तो असर पड़ता है प्राइसिंग का, क्योंकि जो आप शिफ्ट की बात करते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज्ड या लोअर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेते हैं वो लोग मूव ऑन कर जाएंगे हायर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में, वो शिफ्ट थोड़ा डिले हो जाता है अगर प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव नहीं रहती है तो। और रॉ मटेरियल प्राइसिंग के इश्यूज आ रहे हैं थोड़ा से, बट मुझे नहीं लगता ये इतना मटेरियल है। बट एट द सेम टाइम ब्रिटानिया की वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव ही है। पिछले 3-4 सालों से 80 के फॉरवर्ड मल्टीपल या 60 के TTM मल्टीपल्स पे ट्रेड करता है, तो मुझे लगता है अभी भी स्टॉक लगभग 50 के TTM मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। अगले 2 साल में ग्रोथ की उम्मीद बहुत ज्यादा है नहीं, तो फेयर वैल्यूएशन शायद 3800-4000 के आसपास ही आएगी अगर आप 35-40 का मल्टीपल पकड़ते हैं तो।
तो वो भी एक रीजन है कि बहुत जल्दी इन स्टॉक्स में ये जो ऊपर का लेवल है ये मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 साल में ज्यादातर एफएमसीजी स्टॉक्स में वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो गई। और रॉ मटेरियल साइड वाला प्रेशर मेरे हिसाब से मिल्क तो ऐसा है जो रहेगा सस्टेनेबल, बट बाकी एग्री प्रोडक्ट्स का मेरे हिसाब से अगले 3-6 महीने में ये प्रेशर काफी ईज आउट हो जाना चाहिए। ब्रिटानिया आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा गिरा, और ये आज गिरा, लेकिन आज जिसे कहते हैं तहजीब से गिरा, मतलब एक पर्टिकुलर एवरेज को इसने होल्ड किया, दैट्स 100 एक्सपोनेंशियल एवरेज। मैं 100 EMA की बात इसलिए कर रहा हूँ, और वो लॉजिक मैंने इसलिए, अगर आप देखें यहाँ पे मेंशन किया, क्योंकि जब इसका 5 जुलाई 2022 से एक मूव शुरू हुआ था, जो सबसे, अगर आप देखें, शानदार मूव था, उसमें क्लोजिंग बेसिस पे ब्रिटानिया ने अब तक कभी भी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट नहीं किया है। जाइए आप इसको रीड कीजिए, जून 2022 से अब तक लेके, मतलब वो समय जब कमोडिटी के बहुत प्रेशर्स की बात हो रही थी, और आज का भी अगर आप देखें, जो दबाव है उसमें इसने 100 EMA की ट्रैजेक्टरी को प्लेस किया, होल्ड किया। मान लीजिए मेरा पोजिशनल ट्रेड है यहाँ पर, अभी तक ये फॉल बहुत कंट्रोल्ड रहा है, हालांकि काफ़ी सब्सटेंशियल फॉल रहा है 9 फरवरी से लेकर अब तक, बट अभी भी काफ़ी कंट्रोल्ड रहा है। 100 EMA लो है, प्लस दिसंबर फर्स्ट वीक से लेकर जो अब तक का बेस है 4310 और 4280 वो होल्ड है। टेक्निकली आपका प्रोजेक्शन क्या है इस स्टॉक को लेकर? देखिए, आज का जो बॉटम है वो बहुत वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे आपको 100 मूविंग एवरेज भी दिखेगा, वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर 20 वीक मूविंग एवरेज भी वही है, 42-75 के आसपास का भाव है। तो मेरा समझना है कि ये लेवल्स आई थिंक ब्रेक नहीं होने चाहिए। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं 4275 4275 के नीचे फिसलेगा, तब तो ये 200 मूविंग एवरेज को भी टच करेगा, जो कि 4050 के आसपास है। तो कॉशियस रहना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है तो 4275 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। खरीदारी अभी नहीं करेंगे, खरीदारी तभी करेंगे जब कोई एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, और जो ब्रेकआउट का सबसे पहला स्तर है वो है 4385 का। अगर 4385 के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर खरीदारी करेंगे, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 4275 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। 275 तक का स्टॉप लॉस लगाइए ब्रिटानिया में, अगर आप ट्रेड तेजी का होल्ड करना चाहते हैं तो। हमारे साथ सुदीप शाह भी इस समय जुड़ गए। सुदीप, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या होगा? आप शायद म्यूट पर हैं सुदीप। सॉरी। नमस्कार, गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। मेरा ट्रेड होगा कोरोमंडल इंटरनेशनल। हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक पिछले 4-5 दिन से एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बना रहा था, और आज ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, अपने एक कंसोलिडेशन रेंज के बाहर आया है। तो जो हिसाब से शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस पॉजिटिव दिखा रही है कि एक बार पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, प्लस स्टॉक आज अपने पिछले 2-3 दिन से अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी होल्ड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बाय बनता है 910 के स्टॉप लॉस, 965 970 के टारगेट के लिए। ये फिलहाल आपके लिए एक तेजी का मूव कोरोमंडल इंटरनेशनल। बाकी सभी आप देखिएगा, फर्टिलाइजर कंपनियों में आज बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली। अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है रुझान खरीदारी का साफ बनता हुआ दिखाई दिया है। चलिए अब सीधी बारी आ रही है 4 का चौका की। 2:40 पर हम हर रोज इन ट्रेड्स की बात करते हैं। शुरुआत होगी सस्ता ऑप्शन के साथ। शिल्पा रावत का पहला ट्रेड आएगा। शिल्पा, बताइए आप क्या पिक कर रही हैं? जी हर्षिता जी, मेरा रहेगा एवरीवन्स फेवरेट, मुझे जितना समझ में आ रहा है यहाँ पे, इट इज़ कमिंस। कमिंस में मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड एवरीबडी हैज स्पोक ऑल्सो अबाउट इट कि उसका सेटअप कैसा है। तो मेरे हिसाब से इन अ कपल ऑफ सेशंस यहाँ पे टारगेट्स टूवर्ड 1680 टू 1720 भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 1700 का कॉल ऑप्शन मैं बोलूँगी लेने के लिए, एज अ सस्ता ऑप्शन, रफली 20 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे 10 का लगाना है। टारगेट्स आपको 33, 40 या मे बी 43 तक भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कमिंस इंडिया 1700 कॉल ऑप्शन सस्ता ऑप्शन कमिंस का 1700 का कॉल लेकर चले। एंड आप सही हैं, ये इनफैक्ट हमारे पैनलिस्ट का एक ऑल टाइम फेवरेट साबित हो रहा है, एटलीस्ट इस समर के लिए। काफ़ी तगड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है कमिंस में, और हर रोज़ कोई ना कोई इस पर एक व्यू देता है। 1700 का कॉल लेने की सलाह। अगली बारी है राजेश सातपुते की, F&O सुपरस्टार। हर्षदा जी, देखिए, F&O सुपरस्टार तो वैसे तो आज बहुत सारे हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक नजर जो मेरे बहुत दिनों से है वो है पिडिलाइट पे। इनफैक्ट पिडिलाइट की अगर आप बात करें तो पिडिलाइट में आज एक रेंज ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है
2365 पे ये फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, तो आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाना है 2345 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका टारगेट होना चाहिए 2400, तो 2400 के टारगेट के लिए लॉन्ग पिडिलाइट। ओके, पिडिलाइट याद रखिएगा, आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन था पिडिलाइट का और एशियन पेंट्स का मॉर्निंग से ही, और दोनों में बहुत ही अच्छा, अगर आप देखें लोअर एच पे बेस के बाद स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है। फिलहाल राजेश जी का ट्रेड पिडिलाइट है। चलते चार्ट के चमत्कार के लिए मानस जी के पास। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, जो सबसे स्ट्रांग है उसको ही पिक कर रहे हैं और वो है पीएफसी का चार्ट। क्लियरली हमने करीब 4-5 दिनों में बहुत ही बढ़िया रैली देखी, लेकिन आज भी करंट लेवल्स पे भी आई थिंक करंट लेवल से भी 10 रुपए के ऊपर के लेवल्स देखने का पोटेंशियल है स्टॉक में। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, जनवरी के हाईज को स्टॉक ने ब्रीच किया है और अब शायद स्टॉक 2017 और 2014 के हाईज को टच करने की कोशिश करेगा, जो कि 169 है। इसलिए पीएफसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 157 ये कैश लेवल्स है, वहां आपको स्टॉप लॉस रखना है और 169 की टारगेट सेट करने हैं। 160 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 5 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 3 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए 9 रुपए के टारगेट के लिए। पीएफसी आपकी स्क्रीन पे, पीएफसी आरईसी का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो इस वक्त एनालिस्ट को हमारे बाहर आया है और अभी भी मानस का अगर आप देखें पीएफसी 160 का कॉल, और आउट ऑफ दीज टू अगर आप देखें पीएफसी बेटर पोजीशन है भी, तो मानस इसको चेस करते हुए इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। शरद जी, आपका मिड कैप फंड क्या पिक करेंगे आप? जी, आज का हमारा मिड कैप फंडा है मैक्स हेल्थ केयर कंपनी। देश की दूसरी सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन रन करती है। लगभग 85% बेड्स इनके मेट्रो सिटीज में है, तो ऑब्वियसली एवरेज रेवेन्यू और ऑक्यूपेंसी दोनों बेटर है उसके हिसाब से। अगले 2 साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी 2800-2900 एडिशनल बेड्स ऐड करेगी। एक एनसीएलटी में कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ में एक्वायर करने की भी कंपनी कोशिश कर रही है, वहां से भी फायदा मिल सकता है। तो हमें लगता है अगले 2 साल में आसानी से 15-16% की CAGR रहनी चाहिए। तो FY25 के नंबर्स पे अगर 40 टाइम भी ट्रेड करता है तो 600 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से मैक्स हेल्थ केयर है हमारा मिड कैप फंडा। मैक्स हेल्थ केयर आपका मिड कैप फंडा है। ये 4 ट्रेड्स हमने स्क्रीन पे पिक किए, एक एक करके मैं सारे के सारे ट्रेड्स जो हैं वो आपके स्क्रीन पर रख देता हूँ। हमने शुरुआत की थी जिन ट्रेड्स से, उसमें पहला ट्रेड आया था सस्ता ऑप्शन, और इस ट्रेड को पिक किया गया था शिल्पा जी के साथ। यहाँ पे कमिंस की कॉल थी। कमिंस स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मॉर्निंग में विजिबल था 33 के, अगर आप देखें लक्ष्य के लिए 1700 की कॉल ऑप्शन आपको लेनी है। राजेश सतपुत्र जी ने पिडिलाइट को पिक किया था, वो एक स्ट्रॉन्ग यहाँ से पुल बैक रिवर्सल जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 2400 ऑन द हाई साइड, 2345 का स्टॉप लॉस। और मानस ने पीएफसी को पिक किया था, याद रखिएगा, वहाँ पे वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 169 का लक्ष्य, 1757 का स्टॉप लॉस है। और शरद अवस्थी जी ने यहाँ पर जो ट्रेड पिक किया वो इनफैक्ट वो याद रखिएगा वो कैश का ट्रेड है, मैक्स हेल्थ केयर आपकी स्क्रीन पे 600 का लक्ष्य है। अच्छा शरद जी बताइए, होली कब मना रहे हैं, कल या फिर परसों? कल ही मनानी पड़ेगी, छुट्टी हमारी कल ही है। हाँ यही अगर आप देखिए मुंबई में तो आई मीन कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप तो खैर कलकत्ता में हैं। राजेश जी कल ही क्या वीरेंद्र जी, ठीक से सुना नहीं मैंने। होली कब? कल ही बनाएंगे आप भी? पता नहीं। वीरेंद्र जी अभी तक वो कंफर्म नहीं है। हमारे दिल्ली एनसीआर में तो 8 नहीं, महाराष्ट्र में कल है होली सर, कोई कंफ्यूजन मत रहिएगा। हाँ, हम दिल्ली वासी जो है ना, दिल्ली वासी वो मनाएंगे 8 तारीख को, तो हमारे तो छुट्टी है उस दिन। बाकी आशीष जो है वो संचालन करेंगे और अनुज जो है संचालन करेंगे मॉर्निंग के प्रोग्राम का, याद रखिएगा 8 तारीख को। मतलब ऐसे ही कह रहा हूँ मजाक में। 1-2 ट्रेड्स और ले लेते हैं। चलिए, मैं ऐसी बीच में बात कर रहा था इसकी जरा इस मार्केट में एग्जैक्टली जब इंडेक्स हायर लेवल पर टिका नहीं, थोड़ा सा अगर आप देखें प्रॉफिट बुकिंग मोड में आ गया, याद रखिएगा जो शब्द का इस्तेमाल किया मैंने, प्रॉफिट बुकिंग मोड में आ गया और इंडेक्स हायर लेवल पर टिका नहीं, मैं इस प्रोस्पेक्टिव से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एक सैंडविच सेशन है, कल फिर छुट्टी है। जरा एक बार मार्केट ब्रेथ को देखते हैं। सुबह लॉन्ग प्लस शॉर्ट कवर दोनों को मिला के जो एग्रीगेट फिगर थी वो थी 166। अभी जज करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये फिगर्स कहाँ रोटेट कर रही हैं, कहाँ कितनी लॉन्ग अनवाइंडिंग, कितनी शॉर्ट कवरिंग, कितनी फ्रेश बाइंग, और कहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा शॉर्ट स्क्यूज है। डॉक्टर साहब वो आंकड़े लिखे आइए, स्टैट्स लिखे आइए मेरे को, क्योंकि स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा ट्रेड्स अब विजिबल नहीं है तो मैं ज़्यादा
ट्रेड्स में इंडल्ज यहाँ पर नहीं होगा। और इस बात को देखते हुए कि कल छुट्टी भी है, यहाँ पर खामखा अगर आप देखें अनवांटेड रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेके आइए, अगर आप इस वक्त कंसोलिडेटेड फिगर देखें, स्टिल इट्स 160, दैट मीन्स अगर आप निफ्टी को देखें जो करीब करीब हायर लेवल से 60-70 पॉइंट रिट्रेस हुआ है, लेकिन ब्रेथ में मार्केट की कमजोरी नहीं है। स्टिल ये करीब करीब 140 के आसपास की है, 150 के आसपास की, याद रखिएगा। 37 में अगर आप देखें शॉर्ट बिल्डअप है, 6 में अगर आप देखें लॉन्ग अनवाइंडिंग है। लेकिन आइए लॉन्ग का आंकड़ा कहां पर है, लॉन्ग बाजार कहां पे ढूंढ रहा था या फिर इनिशिएट कर रहा था। लॉन्ग्स के अगर आप देखें जो कंटेंडर्स थे, ओके डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं तो प्लीज बताइए मेरे को, एक बार मैं देखना चाहूंगा। लॉन्ग का आंकड़ा नहीं है, ओके कोई बात नहीं है। मैं आपको स्क्रीन बताता हूं कि एग्जैक्टली लॉन्ग कहां पर विजिबल है। सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप जिन स्टॉक्स में है, याद रखिएगा, वो है एमजीएल, आईजीएल, ओएनजीसी, ये 4 सबसे बड़े स्टॉक हैं, याद रखिएगा। और मिड कैप आईटी में यहां पे अगर आप देखें तो आज एक फर्स्ट सोर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, एनबीएफसीज में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, और साथ ही साथ मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट, एक और स्ट्रक्चर जहां पे काफी बिल्डअप अच्छा खासा है लॉन्ग साइड पे। और शॉर्टिंग आज हुई है ब्रिटानिया में, जी एंटरटेनमेंट में, और साथ ही साथ डालमिया भारत में और जिंदल स्टील में, मतलब मेटल्स में अगर आप देखें तो आज शॉर्टिंग हुई है। मानस एक बार जरा जीएसपीएल का चार्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, बार बार 596, 600 की रेंज से फिजल आउट होता है, आज फिर बैकफुट पे आया। कोई क्रिटिकल लेवल मानस जिंदल के लिए? देखिए जिंदल की जहां तक बात है, हमने मेटल क्षेत्र में फिर से आज प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखी, लेकिन यहाँ पर अभी ये कहना कि रिवर्सल है, ये थोड़ा जल्दी है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और जब तक ये 570 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, आई थिंक गिरावट पे खरीदारी करने का ही ट्रेड लेना चाहिए। अंडरटोन बुलिश, और ये मान के आप चल सकते हैं कि शायद 600 या 605 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आप इस गिरावट पे खरीदारी कर सकते हैं 570 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये फिलहाल आपके लिए इस समय एक जीएसपीएल पर कुछ ही देर पहले हमने व्यू दिया था, और ये इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आपके लिए उभर कर आ रहे हैं। एक बार अदानी एंटरप्राइजेस आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अदानी एंटरप्राइजेस, आपको याद होगा जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, लगभग आई थिंक 25 जनवरी था, स्टॉक नियरली 3396 का हाई दिखा चुका था, और उसके बाद हमने देखा एक तरफा बिकवाली का दबाव। एक महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर रखेंगे हम। हालांकि फिर जब गिरते गिरते 1181 पर संभला, वहां से तेजी आई और 2000 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। अब भी इसको एक अच्छा खासा गैप भरना है 2000 से, ऑफ कोर्स वो 3376 के लेवल्स तक। लेकिन इस पुलबैक में आपने क्या कुछ स्टॉक खरीदा है शरद अवस्थी, कंसिडरिंग GQG जैसा या फिर गोल्डमैन सैक्स जैसा एक बड़ा निवेशक सामने आया? कंपनी ने ऑफ कोर्स अपने पे आउट्स की जो पूरा कैलेंडर है उस पर काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि जो पेमेंट्स होंगे वो इन टाइम होंगे, और कुछ पेमेंट्स तो वैसे भी कर दिए हैं। जो अतिरिक्त खर्चा हो रहा था कैपेक्स पर वो नहीं हो रहा है, वहाँ पर एक फुल स्टॉप या कॉमा लग गया है फॉर द टाइम बीइंग। इस रिकवरी में अगला मूव क्या आपको लग रहा है? ये स्टॉक फिर अपने प्रीवियस ग्लोरियस हाईज, इफ नॉट दी ऑल टाइम हाई, लेकिन जहां से टूटा था वहां पर पहुंचेगा? मुझे लगता है बेटर होगा कि वहां तक रिकवर नहीं करे, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशंस बहुत अबनॉर्मल हो जाती हैं, और फिर कोई भी निगेटिव चीज आएगी तो रिएक्शन काफी स्टीप आएगा। बट अभी जहाँ पे है, मुझे लगता है वैल्यूएशंस को आप फेयर बैंड बोल सकते हैं ज्यादातर स्टॉक्स में इस ग्रुप के, और फ्यूचर ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। अब ये सेटबैक के बाद इनको कितना टाइम लगता है वापस से वैसे ग्रोथ के ट्रेजेक्टरी को क्रिएट करने में, वो एक चीज है जो मॉनिटर करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो बहुत अग्रेसिवली ग्रो कर रहे थे, लीवरेज पे लीवरेज करके ग्रो करते ही जा रहे थे, और एक डिसेंट ग्रोथ रेट ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 8-10 साल का। लेकिन अब यहाँ के बियॉन्ड जहाँ पे ये स्टॉक्स की वैल्यू अब आ गई है, ऐसा नहीं है कि अब ये वापस बहुत सस्ते हैं या बहुत मतलब अट्रैक्टिव है इन लेवल्स पे। हम लोगों ने पर्टिकुलरली कुछ ऐसा बाइंग वगैरह तो नहीं किया है इन दिनों में, बट हमने नीचे के लेवल पे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था कि अब डिस्कम्फर्ट बहुत कम है वैल्यूएशंस में, और थोड़ा भी स्पाइक है, थोड़ा भी रिकवरी आती है तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ सकती है। बट अब इन वैल्यूएशंस पे वापस आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए जब तक डस्ट सेटल नहीं होती और कंपनी अपनी फ्यूचर ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी क्लियर नहीं करती, क्योंकि ज्यादातर बिजनेसेस में जो वैल्यूएशन है वो फ्यूचर ग्रोथ के बेसिस पे आएगी रादर देन पास्ट परफॉर्मेंस पे। और फ्यूचर ग्रोथ अगर इनको लीवरेज नहीं मिल रही है या नए इक्विटी फ्लोज ये नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा हिंड्रेंस फ्यूचर ग्रोथ में आ सकता है, जिसका असर आपको वैल्यूएशन पे भी दिखेगा। तो 1-2 क्वार्टर वेट करिए, देखिए कैसे पीटर आउट होता है,
क्योंकि अब वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव ऐसा नहीं है, तो 1-2 क्वार्टर वेट करिए, उसके बाद पोजीशन लीजिए जैसा कंपनी आउटलुक देती है उस हिसाब से। जब आपने ये कहा कि आपने अपने क्लाइंट्स को सुझाया था, ये किस तरह के क्लाइंट्स हैं? ये क्या प्राइमरीली एचएनआई क्लाइंट्स है? ये रिटेल को तो मेरे ख्याल में हिम्मत नहीं है इन स्टॉक्स में पैसे लगाने की। नहीं, देखिए जो इन्फॉर्म्ड क्लाइंट है, फिर वो रिटेल में हो चाहे एचएनआई हो, जो थोड़ा सेंसिबल क्लाइंट्स है, जो थोड़ा स्टडी करके पैसा डालना चाहते हैं, टिपिकल ट्रेडर नहीं है खाली कि लिया बेच दिया, वैसे इन्वेस्टर्स को हम लोग एडवाइस किए थे, तो वो लोग को तो ठीक लगा था। चार्ट्स पर आई एम श्योर इन स्विंग्स को आप मॉनिटर कर भी रहे हैं। अब कंसिडरिंग ये पुल बैक 1181 से जो अब तक हमने दिखाया है, ये कितना और लीवे दे रहा है स्टॉक? यहां से आगे अगला पड़ाव क्या रहेगा अगर चार्ट्स पे ही मैप करना है तो? देखिए, अदानी इंटरप्राइजेस की आप अगर बात कर रहे हैं तो देखिए ये सही है कि हमने एक अच्छा खासा पुल बैक पिछले 4 दिनों में देखा, लेकिन इंपॉर्टेंट हर्षिता ये है कि स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया, उसके ऊपर निकला है। वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न वीकली चार्ट पे दिखेगा जो पिछले हफ्ते का बना हुआ है। तो मेरा समझना है कि शायद अभी भी स्टॉक में 2400 रुपए के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है, लेकिन करंट लेवल्स पे नहीं। एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिले तो आई थिंक 1900 से लेकर 1850 को एक बढ़िया रेंज रहेगी जहां पर आपको एक पोजिशन ट्रेड लेना चाहिए 1750 के स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर की तरफ 2250 और उसके बाद 2400 रुपए की टारगेट के लिए। ओके, तो मूव इनफैक्ट आ रहा है। अगर आप खरीदना चाहते हैं, ट्रेड लेना चाहते हैं, तो डिप्स पर खरीदना बेहतर है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस को प्लीज फॉलो करें, क्योंकि इस तरह के माहौल में कभी जितनी तेजी से स्टॉक रिकवर कर रहा है, हमने उसे डबल तेजी से इसे टूटते देखा है, तो थोड़ा सा सावधान रहना है। चलिए, हमारे साथ अब एक और जानकार जुड़ रहे हैं। बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ सिट्रस एडवाइजर्स के संजय सिन्हा जुड़े हैं। संजय जी, स्वागत है आपका इन एडवांस में। अ वेरी हैप्पी होली। आज तो अच्छी रौनक देखने को मिली है और कुछ ही देर पहले मैं अदानी ग्रुप कंपनियों पर हमारे दूसरे जानकारों से भी राय ले रही थी। इस स्पेस पर और इस स्पेस के साथ जो जुड़ा हुआ पेन था, राहत जरूर मिली है, खासतौर से अगर आप बैंक देखिए या फिर ओवरऑल मार्केट में जो रिकवरी आई है। क्या ये ठीक कहना क्या ये ठीक है कहना कि परहैप्स द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, या फिर थोड़ी सी कड़वाहट अभी भी आ सकती है? तो देखिए, जनवरी के महीने से ही एक ओवरहैंग जो बाजार पे था इस एपिसोड को लेके, इस ग्रुप के स्टॉक्स और इनके रिपोर्ट के संबंध में, कम से कम वो अब काफी बैकग्राउंड में चला गया है, वो पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जो अभी हमारे सामने फ्रॉम द कैपिटल मार्केट पर्सपेक्टिव, अगर स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो 2 चैलेंजेस अभी भी हैं हमारे सामने। एक तो है कि जिस तरह से मार्जिन्स पर कंप्रेशन है, कमोडिटी प्राइसेस पर बहुत क्लियर व्यू नहीं इमर्ज कर रहा है और अर्निंग्स डाउनग्रेड हो रहे हैं। तो यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें तो अर्निंग्स को लेके एक असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है। दूसरी जो मेजर चैलेंज है मार्केट के सामने, वो है फॉरेन फ्लोज को लेके, और उसका डायरेक्ट रिश्ता शायद फेड के पॉलिसी से लिंक्ड है। तो मेरे ख्याल से कैलेंडर ईयर 2023 में हम लोगों को इन इश्यूज को अपने सामने हमेशा रखना पड़ेगा, हम ये उनको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा एक और भी साथ ही साथ मानना है कि चूंकि अब ओवरऑल जिस तरह का बुलिश सेंटिमेंट से हम लोगों ने 2022 शुरू किया था, उसके कंपैरिजन में 2023 में एक्सपेक्टेशंस बहुत ही कम हैं और बहुत ही, आई वुड से, कि नेगेटिव के तरफ ज्यादा झुके हुए हैं। तो ये बाजार के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अच्छा संजय जी, एग्जैक्टली आप देखें, एक ग्रुप से कोरिलेट करके आप देखें, बात तो आपने बखूबी समझाई, लेकिन अब एक चीज़ देखते हैं, मतलब बजट और ठीक बजट के बाद अगर आप देखें इस कंपनी से जुड़े जो रिस्क थे, इस ग्रुप से जुड़े जो रिस्क थे, उसने बाजार को अगर आप देखें काफ़ी लोअर लेवल्स पे गए। हमने करीब करीब 17,250 के लेवल्स को देखा। अब जहाँ पे हम खड़े हैं, और स्पेशली अगर आप देखें इस मतलब मंथ एंड के बाद जब अर्निंग्स शुरू हो जाएंगे, अब अभी भी बजट डे का हाई जो है वो करीब करीब 18,000 बहुत दूर है, हम उसके मिड वे में हैं और उस लो के बीच में हैं। एक अच्छे अर्निंग विजिबिलिटी को देखते हुए आप इस वक्त इस मिड वे में सर क्या पिक करना चाहेंगे? शुरुआत करते हैं बैंक से, जिसमें पिछली बार भी आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स अव्वल दर्जे के थे, कैनरा बैंक के नंबर्स अव्वल दर्जे के थे, एसबीआई के नंबर्स अव्वल दर्जे के थे। आप बैंकों में क्या लेना चाहेंगे इस वक्त, या फिर बैंक से इस प्राइस पे कंफर्टेबल है कि नहीं आप?
तो बैंक्स को आपको दो समूह में बांट देना पड़ेगा वीरेंद्र जी। एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा, और इक्के दुक्के बैंक्स जो बड़े 3 बैंक्स हैं उनमें अगर आप देखें तो जो असमंजस की स्थिति कहिए या फिर स्टॉक प्राइस में वैल्यूएशन को लेकर, स्टॉक प्राइस में मूवमेंट को लेकर जो कंसर्न थे वो भी अब हमारे ख्याल से बैकग्राउंड में चले गए हैं। मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ की ट्रैक रिकॉर्ड हम लोग पिछले 2-3 क्वार्टर से देख रहे हैं, उस क्रेडिट ग्रोथ का ज्यादा बड़ा फायदा जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स उठाएंगे। साथ ही साथ अगर आपने देखा होगा तो पिछले 2 क्वार्टर में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है, और ये मोमेंटम जो है लग रहा है कि कुछ समय और तक कंटिन्यू करेगा। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है ये समूह भी आकर्षक है। और जैसा कि आप अभी कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि एक कॉर्पोरेट समूह के कारण कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर दबाव बन गया था और वो दबाव कुछ ज्यादा था, वो दबाव भी अब हट गया है। तो मेरे ख्याल से अब हमको इसमें भी अच्छी तेजी देखनी चाहिए। और ये मैं इनका इस संदर्भ में एक चीज और भी कहूँ कि तो ये जो है प्राइस जो उनकी है, प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ बुक वैल्यू, कई पब्लिक सेक्टर बैंक्स में उनकी जो ट्रेडेड प्राइसेस है आज भी बुक वैल्यू से नीचे है। तो शायद एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बैंक्स में बनती हुई दिखाई दे रही है, और बैंकों में भी हमने देखा था अच्छा खासा करेक्शन इफ इट वाज बिकॉज ऑफ द अदानी सागा। अच्छा, अब यहाँ से आगे मार्केट को अगर अप्रोच करना है, आप किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? अब ऑफ कोर्स अब Q4 के नंबर्स का इंतजार रहेगा। Q3 में कई रिपोर्ट्स पढ़ रही थी जो लार्जली मार्केट के कुछ पार्टिसिपेंट से कह रहे हैं ठीक था, नथिंग टू ग्रेट टू राइट होम अबाउट। Q4 से आपकी कुछ खास एक्सपेक्टेशन है क्या, या फिर इस समय जो ट्रिगर पॉइंट रहेगा या फिर जो ड्राइविंग फोर्स रहेगी वो प्राइमरीली वो इंटरेस्ट रेट पर चर्चा होगी, जहां पर ऑफ कोर्स शायद कुछ और साइकिल्स रहेंगी आगे बढ़त वाली? तो देखिए, अगर आप टॉप डाउन तौर पे अगर Q3 के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो जो एग्रीगेट प्रॉफिट के नंबर्स हैं वो 3-4 सेक्टर से आए हैं। मतलब अगर आप देखें तो कमोडिटी से आई हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर से आया है, बैंक से आया है। इन समूह में अगर आप देखें कि जिन सेक्टर्स पर दबाव बना हुआ है वो ज्यादातर ऐसे सेक्टर्स रहे जो कि कमोडिटी के कंज्यूमर्स रहे। और आज जो एक डिस्क्लोजर आया है कि सेमीकंडक्टर्स की जो क्राइसिस है वो अभी भी पूरी तरह से गई नहीं है। अगर ये अनाउंसमेंट नहीं आया रहता तो मैं मानता कि जिस तरह का सेक्युलर ग्रोथ पैसेंजर कार का मंथ ऑन मंथ हो रहा है, मेरे ख्याल से पूरा कैलेंडर ईयर 2023 ऑटो और उसके अंदर में जो पैसेंजर कार सेगमेंट है उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता। लेकिन सरप्राइजिंगली इवन दो ऑटो एंसिलरीज कमोडिटी कंज्यूमर्स हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन इस क्वार्टर में काफी अच्छा रहा। और उनमें कुछ कंपनीज तो जिस तरह से कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तरह से अपनी प्रोडक्ट की रेंज को और अपनी रेवेन्यूज को एम्बिशियसली बढ़ा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये 2 सेक्टर जो है वो अच्छे हैं। एक सरप्राइजिंग सेक्टर जो अपने आपको अभी उभार के सामने ला रहा है वो है जो ईपीसी का सेक्टर है, खास करके कंस्ट्रक्शन का सेक्टर। मेरे ख्याल से चूंकि हम प्री इलेक्शन ईयर में हैं और सरकार के लिए भी बहुत इंपेरेटिव रहेगा कि वो अपने प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन को डेमोन्स्ट्रेट करे, और उसके साथ ही साथ ये कंपनीज भी अपने रेवेन्यूज को रिकग्नाइज करेंगी। तो ये भी एक सेक्टर है जो मुझे लगता है कि अच्छा है और अपने आप को हम इसमें पोजीशन कर सकते हैं। तो आपका जो पहला सवाल था श्रद्धा जी की क्या चीजों को हमें सामने रखना है, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज जो है जिसको हम अपने सामने रखना है वो है इंटरेस्ट रेट्स का ट्रेजेक्टरी इंडिया में और फेड का, क्योंकि वो बहुत हद तक डिसाइड करेगा कि एसेट्स किधर फ्लो कर रहे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो मनी इमर्जिंग मार्केट की तरफ और उसके अंदर इंडिया की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, और विद इन इंडिया अगर इंटरेस्ट रेट्स की ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ गई तो हो सकता है कि इक्विटी से डेट की तरफ पैसा फ्लो करे।
ये एक बड़ा चैलेंज अगर आप देखें इस वर्ष में, डेट पर अच्छा बनता हुआ पैसा एक मुश्त अगर आप देखें तो वो शायद एक चैलेंज रहेगा। अच्छा संजय जी, ये कुछ थीम बाजार जिस पर बड़ा कंफर्टेबल होकर प्ले कर रहा है इस बार, वाइट गुड सेगमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये आपको भी इंप्रेस कर रही है कि लास्ट लेग में तो बिल्कुल भी रत्ती भर का मूव नहीं था, उस वक्त मेटल प्राइसेस अगर आप देखें इनके जितने भी एडवांटेजेस थे उसको अगर आप देखें खींच के ले गए थे। इस बार बाजार काफ़ी कंफर्टेबल सा नज़र आ रहा है प्राइस वाइज, इस पर आपका व्यू? तो वो शायद वीरेंद्र जी इसलिए है कि आप और हम अपने घर पे अब एसी को जरूरत से ज्यादा चला रहे हैं। हाँ, गर्मी जो बढ़ गई है, सो उसके कारण लोगों का रुझान उस तरफ बढ़ गया है। लेकिन अगर आप इनके कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस को ट्रैक करें तो एक कंपनी को छोड़कर बाकी जो व्हाइट गुड की कंपनीज हैं उन्होंने अपने प्रीवियस हाई को रिट्रेस नहीं किया है। तो यानी कि काफी पेसिमिज्म ऑलरेडी स्टॉक प्राइसेस में बिल्ट इन है। अब इनको अपने अगले क्वार्टर में अच्छे नंबर्स का प्रदर्शन करना पड़ेगा ताकि ये कॉन्फिडेंस बढ़े और दोबारा वो स्टॉक्स और ऊपर की तरफ जाएं। अदरवाइज मुझे लगता है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेना पड़ेगा व्हाइट गुड्स में। जनरल जो अभी परसेप्शन बन रहा है कि व्हाइट गुड्स में डिमांड रिवाइवल हो गया है, वो आई थिंक इट इज मोर रिलेटेड, ज्यादातर उसका संबंध मौसम से है। लेकिन उन सारे व्हाइट गुड्स मौसम से संबंधित नहीं होते हैं। अब तो वॉशिंग मशीन वगैरह का भी प्रोपोर्शन काफी ज्यादा है उनकी बिक्री में। ओके संजय जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज खुल की बात हुई, हर सेक्टर पे स्टॉक्स पे बात हुई, और सर एक बार फिर से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये होली से होली का जो सफर है, जो साल है, वो आपके लिए बहुत मंगलमय रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू। अब एक काम करते हैं, विषय को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं। जी हाँ, और अब चलते हैं यतिन के पास। तेरा डीलर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, किन स्टॉक्स को चेज कर रहे हैं, उसके बाद फ्यूचर्स को देखेंगे और BTST ट्रेड्स पे फोकस करेंगे। यतिन, डीलर्स क्या चेज कर रहे हैं? देखिए, दो स्टॉक्स जो आज डीलर्स के रेडार में, सबसे पहले टाटा मोटर्स, और बड़े दिनों बाद यहाँ टाटा मोटर्स पे खरीदारी की सलाह डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। ऑब्वियसली ये शॉर्ट कवरिंग ट्रेड है, क्योंकि अगर आप ओपन इंटरेस्ट में देखें तो लगभग 5 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब स्टॉक तेजी में है और ओपन इंटरेस्ट घट रहा है तो क्लियरली यहाँ थोड़ी बहुत FII की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। एंड दूसरा, चाइना रीओपनिंग अगर आप देखें तो वहाँ के थिएटर्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, इनफैक्ट डिज्नी की टिकट सेल्स भी लगभग दुगनी हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये चाइना ओपनिंग अप ट्रेड जो है वो अच्छी तरीके से देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स को एक प्रॉक्सी माना जा रहा है वहीं, और यहाँ एक तेज़ी का सौदा डीलर्स ले रहे हैं ट्रेडिंग के लिहाज से 447 से 450 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा स्टॉक है HAL, और यहाँ अगर आप देखें तो ऑब्वियसली न्यूज़ है कि नए ऑर्डर्स आने वाले हैं एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए भी। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है MSCI का मई में जो शुरुआती रिव्यू होने वाला है वहाँ, क्योंकि ब्रोकरेज रिपोर्ट ऑलरेडी आना शुरू हो गई है कि HAL ये टाइम MSCI के रिव्यू के अंदर एक इंक्लूजन कैंडिडेट बन सकता है। और कहीं ना कहीं यहाँ काफ़ी पोजिशनल ट्रेडिंग डीलर्स कर रहे हैं। इनफैक्ट उनको लगता है पोजिशनली यहाँ से 100 से 150 रुपये की अपसाइड देखने को मिलनी चाहिए। इसके लिए वो यहाँ बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। तो टाटा मोटर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये दो स्टॉक्स रेडार पर। हाल पर तो आज खबर भी थी कि इनको 12-13 में जो IT रिटर्न था, IT का केस था, उसमें अच्छा खासा रिफंड मिला है। तो वो स्टॉक आज 0.5% ऊपर, लेकिन टाटा मोटर्स में बहुत बढ़िया व्यूज। चलिए अब क्योंकि ये डीलर्स रूम चेक आ चुका है, अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं BTST या STBT। मानस बताइए आपका ट्रेड। देखिए, गैस स्टॉक्स पे ही ध्यान है, और MGL ऑलरेडी इतना करीब 8% ऊपर है, लेकिन फिर भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने का ट्रेड रहना चाहिए, क्योंकि हमने पूरे दिन कंसोलिडेशन देखा और अभी कुछ मिनटों पहले हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट MGL पे देखा है। तो MGL के फ्यूचर पे खरीदारी करके चाहेंगे 972 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे 1025 के टारगेट के लिए। 25 के टारगेट के लिए MGL आज का स्टार परफॉर्मर, इसी में तेजी करनी है। शिल्पा, आपका ट्रेड? जी, मेरा BTST रहेगा टाटा कम्युनिकेशन में। टाटा कम्युनिकेशन फ्यूचर्स ट्रेड करा रफली अराउंड 12-20 जोन्स। तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 1195 का, एंड टारगेट्स टुवर्ड्स 1270 आई एम एक्सपेक्टिंग। ओके, तो ये टाटा कम्युनिकेशन में एक नया ट्रेड आता हुआ 1.25% ऊपर है, यहाँ पर भी तेजी ही करनी है। सुदीप, आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? मेरा BTST ट्रेड होगा क्यूमेंस इंडिया। पिछले 3-4 दिन में एक कंसोलिडेशन हुआ था, और कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट हम देख रहे हैं।
और स्टॉक ऑलरेडी अपने 6-8 महीने के हाई पे ही चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन के बाद ये जो ऊपरी स्तर पे फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ ये स्टॉक को 1660-1670 तक लेके जाएगा और स्टॉप लॉस मुझे लगता है बीटीएसटी के लिए इसमें रखना चाहिए 1610 का। ओके, कमेंट्स से पूरा पैनल मेहरबान है हर्षदा। मेरे ख्याल से तीसरी चौथी बार डिस्कशन हो रहा है कमेंट्स पे। 16 हाँ वीरू, 28 कोई रुपए ऊपर। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब हम एक शो में कमेंट्स को 3-4 दफा तसल्ली से डिस्कस ना कर ले। आजकल ये हॉटेस्ट स्टॉक चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा हर्षदा आपने। अच्छा, एक ट्रेड ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक चीज़ डिस्कशन करनी है, उसमें मैं शामिल करूंगा। राजेश जी का पहले ट्रेड ले लेते हैं। राजेश जी, क्या ट्रेड पिक करेंगे आप, मतलब कैरी करने के लिए थर्सडे मॉर्निंग के लिए, वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? वीरेन जी, मैंने एक्चुअली कोइंसिडेंटली टाटा मोटर्स ही देना था, उसी की बात हो रही थी जो देखिए टाटा मोटर्स मुझे लगता है चार्टिकली बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। कैंडलस्टिक अगर आप देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक यहाँ पे है। 10, 20 एंड 50 डीएमए का कॉन्फ्लुएंस था, इसके ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका जो बीटीएसटी टारगेट होना चाहिए 455 का। सो इट्स अ बाय इन टाटा मोटर्स, स्टॉप लॉस होगा 434 का। सालों की छुट्टी नहीं तुम्हारी? 439 पे। अच्छा, हर्षदा ने बीच में आप देखें काफ़ी डेडिकेटेड डिस्कशन किया अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे, बड़ा इंटरेस्टिंग। अगर आप देखें आज उस दिन 1 तारीख को ही जब बजट था, बजट पेश होने के बाद जब ये अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का क्रैश फर्स्ट डे जब शुरू हुआ था ना, जब पैनिक आया था, उस दिन का क्लोज अदानी इंटरप्राइजेस का जो था, आई मीन 1 फेब का, एग्जैक्टली आज का इंट्राडे हाई वही है। मतलब एक बार के लिए उस दिन का क्लोज, जिस दिन के बाद से कार्नेट शुरू हुआ था, एक बार के लिए उस प्राइस पे सप्लाई आई। जो वहाँ ट्रैप था उसने शायद एक एग्जिट तलाशा, लेकिन याद रखिएगा वेडनेसडे बड़ा क्रिटिकल डे होगा। एक तो डायरेक्शन चेंज होने का पहला संकेत मात्र हमको मिला है 20 डेमा के ऊपर क्लोजिंग। मना साहब को लगता है, एक बार फिर बताइएगा, 1 फरवरी का क्लोज प्लस 2 फरवरी का हाई, अगर ये ट्रेजेक्ट्री कटती है, या फिर मान लीजिए 1 फरवरी का क्लोज ये भी कटना शुरू हो जाए, तो अदानी इंटरप्राइजेस पे आपका व्यू क्या होगा? देखिए, अदानी इंटरप्राइज का व्यू पॉजिटिव होगा, और जैसा मैंने पहले ही मेंशन किया, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो चुका है और वीकली चार्ट पे एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है, इसलिए मेरी राय में तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस तो डेफिनेटली रखना पड़ेगा। और फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ा डिप का इंतजार कर लीजिए ऊपर की तरफ। शायद 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 2400 रुपए है, अदानी इंटरप्राइजेस उसको टेस्ट कर सकता है। ओके, अदानी इंटरप्राइजेस आपकी स्क्रीन पे 1987 पे स्ट्रॉन्ग स्विंग देता हुआ, और 94 का अगर आप देखें इस वक्त प्राइस है। अच्छा, एक स्टॉक जिसकी क्लोजिंग किसी भी लिहाज से अगर आप देखें आज अच्छी नहीं है, लेट्स ब्रिंग B2, बजाज फाइनेंस 3163 के स्तर पे। और आज इनफैक्ट अगर आप इन सारे सेशंस को देखें 23 फरवरी से लेकर अब तक, तो सब में इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा पार नहीं हुआ। राजेश जी, एक बार इस पर टिप्पणी करेंगे बजाज फिनसर्व पे और फाइनेंस पे, स्पेशली फाइनेंस पे? वीरेन जी, देखिए एक्चुअली आज एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था और मेरे रडार पे भी था कि चलो भैया आज तो ये चलेगा लेकिन ऊपरी लेवल से ये फिर से जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, फिर जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा शेक हो जाता है। तो मेरे हिसाब से चार्टिकली भी इतना डेफिनेटली कहूंगा, अगर ये 1350 1360 के ऊपर बजाज फिनसर्व की जो बात कर रहे हैं आप, तो मैं कंफ्यूज नहीं हूँ आई सो, तो 1350 1360 के ऊपर अगर बजाज फिनसर्व खुद को मेंटेन करता है तो ये 1400 1420 तक जाएगा, जो इसका 50 डीएमए का जोन है। फिलहाल तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये करीबन 70-80 रुपए की ट्रेजेक्टरी में ट्रैप है। तो चार्ट देख के लगता है कि प्रोबेबली यू कैन टेक इट एज ए बीटीएसटी, बट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1355। 1355 का स्टॉप लॉस रखे, पोजीशन लॉन्ग करे, 1400 पहला रेजिस्टेंस होगा, वो निकले तो 1420 1425। तो ये फिलहाल बजाज फिनसर्व आपके लिए जो आइडेंटिफाई किया गया है, मौका यहाँ पर भी तेजी का बनता हुआ। मैं देख रही थी यहाँ पर कुछ और स्टॉक्स हैं क्या जहाँ पर आखिरी आधे घंटे में, एक दिन होली की छुट्टी से पहले तेजी बन रही है। कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश में, IDFC में कुछ हल्की सी हरकत देखने को मिल रही, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा मूव नहीं आया है पिछले आधे घंटे में। इनफैक्ट 17,700 के आसपास ही इंडेक्स जाकर टिकेगा। दिन के हाई से करीब हम 100 पॉइंट नीचे, लेकिन हाँ पॉजिटिव जोन में जरूर टिक रहे हैं। एक ट्रेड जो खूब चला है वो ऑफ कोर्स आज फिर अदानी एंटरप्राइजेस का है और टाटा मोटर्स, जिस पर आज अभी कुछ देर पहले बात हुई।
आईटी कंपनियों की हम बात कर रहे थे, एक बार सुदीप इन्फोसिस पर ताज़ी राय देंगे। 1506 अगर इंडेक्स में इस समय तेजी आ रही है निफ्टी आईटी में, आप कितना एक्सपोजर हैवीवेट्स, इन्फी, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में ले रहे हैं, या फिर आपको परसिस्टेंट, फर्स्ट सोर्स, आज जो बिरला सॉफ्ट चला है उनमें ज्यादा भरोसा है बेहतर रिटर्न्स का? हर्षदा जी, अगर हम देखें तो जो हिसाब से इन्फोसिस और टीसीएस के चार्ट्स है, इन्फी सबसे ज्यादा वीक है। और अगर हम ये दोनों लार्ज कैप के साथ जो हम ये फर्स्ट सोर्स, बिरला सॉफ्ट, उसको भी कंपेयर करें तो मुझे लग रहा है कि एफएसएल का चार्ट सबसे बेहतर है, क्योंकि स्टॉक ने आज बहुत दिनों के बाद फिर से अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने की ये एक पहली साइन दिखाई है। और अब देख रहे हैं कि ये 118 तक गया था और वहां से इंट्राडे में 116 तक भी आके वो ये अपने आप को एटलीस्ट अपना जो 5-6% गेन है वो आज मेंटेन कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है, और जब ये चलता है तब 10-12-15% का मूव स्टॉक दे देता है। तो मुझे लग रहा है अगर किसी को एक शॉर्ट टर्म में या बीटीएसटी करके भी जाना है तो 113.50 के स्टॉप लॉस से एफएसएल को बीटीएसटी करके भी जा सकते हैं 118-19 के टारगेट के लिए। 118-19 के लिए एक मौका साफ देखने को मिल रहा है इस समय फर्स्ट सोर्स में, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, जाते जाते एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं, फिर हमारे जानकार आपको बताएंगे कि यहाँ पर फॉलो थ्रू की गुंजाइश है या नहीं। ये एनबीएफसी कंपनियां, एक तो मनप्पुरम फाइनेंस लेकर आइएगा 4% ऊपर, लेकिन ओपन इंटरेस्ट के नाम पर ज्यादा कुछ हुआ नहीं। दूसरा ऑफ कोर्स है चोला इन्वेस्टमेंट, जहां पर प्राइस एक्शन ठीक है और ओआई एडिशन ज्यादा बेहतर देखने को मिला है। ओआई एडिशन करीब 4.5% तक का और प्राइस एक्शन करीब 2-2.5% तक का देखने को मिला है। इनमें से कोई, शिल्पा, जो ट्रेड आप वेंसडे के लिए कैरी करें? जी हर्षिता जी, मैं यहाँ पे मनप्पुरम के साथ जाना चाहूँगी। मनप्पुरम एक डिसाइसिव सस्टेनेंस अबव 110 जब आपको मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे एक मूव टुवर्ड्स 118 to 119 भी देखने को मिलेंगे। तो मनप्पुरम इज़ अ बेटर प्लेस्ड, क्योंकि इसमें काफ़ी एक फॉल भी हमने देखा हुआ है। वहाँ से जब भी ये 100 के स्टॉपलस 100 के सपोर्ट से ऊपर रहता है तो मूव टुवर्ड्स 120-125 देखने को मिलता है। लेकिन अभी ये 110 के ऊपर इसका सस्टेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर हायर टारगेट्स ऑफ 119 to 120। ये फिलहाल मनप्पुरम पर ज्यादा एक बुलिश व्यू शिल्पा का वर्सेस चोला में भी थोड़ा सा एक्शन रहा है आज के सत्र में। एक तो और ट्रेड कैश मार्केट की तरफ अगर आप ध्यान दें, कुछ देर पहले हम जीएसपीएल डिस्कस कर रहे थे, 5.5% तेजी में वो जाकर टिकेगा। अच्छा, ये एमआरपीएल जैसे ट्रेड्स पर भी क्या कोई व्यू है आपका? एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो एक बार दिखा देते हैं। चेन्नई पेट्रो तो फ्लैट है, लेकिन एमआरपीएल में आज थोड़ा एक्शन बनता दिखाई दिया। राजेश सातपुते, 53 के लेवल्स पर आज की तेजी क्या आगे कैरी होगी? हर्षदा जी, देखिए चार्ट पे डाइवर्जेंस है, दैट सिंपली मींस कि यहाँ पे स्लाइटली ओवरसोल्ड है और यहाँ पे रिलीफ रैली प्ले है, जिसका टारगेट बनना चाहिए। अगर आप देखें थोड़ा सा वक्त दे तो 58 to 60। सो यहाँ पे अगर पोजीशन बनानी है तो आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा वो रहेगा करीबन 51 का। सो 51 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाइए 58-60 के टारगेट के लिए। हर्षदा जी, क्योंकि हम लोग मिड कैप की तरफ थोड़ा देख रहे हैं, तो यहाँ पे और एक चार्ट है जो मेरे रडार पे है बहुत टाइम से, तो वो है बीएसई लिमिटेड। अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है विद राइज इन वॉल्यूम, ह्यूज राइज इन वॉल्यूम, और जिसका टारगेट मेरे हिसाब से बनना चाहिए करीबन 530। एट प्रेजेंट इट इज एट 475, सो इट्स अ लॉन्ग विद स्टॉप लॉस ऑफ 460। टारगेट जैसे मैंने कहा 530 का होना चाहिए बीएसई लिमिटेड। ओके, बीएसई अगर आप देखिए कैश कॉल आपकी स्क्रीन पे करीब 480 पे। अच्छा, याद रखिएगा इस क्लोजिंग में जो बहुत अच्छे ट्रेड्स रहे उसमें केमजीएल शामिल था, उसमें हेवल्स शामिल रहा, उसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन शामिल रहा, अच्छे ट्रेड्स मिले। और एक इनफैक्ट टाटा मोटर्स, इसका भी एक ट्रेड अच्छा रहा और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 441.50 पे जाके क्लोज हो रहा है। और कमेंस तो खैर लाजवाब था ही। अब हम क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं और ज़रा एक बार थोड़ा सा डेटा स्क्रीन देखते हैं। और आज का अगर आप सेक्टोरल रुझान देखें, देखिए निफ्टी भले ही बैकफुट पे आया हो थोड़ा सा और आना लाजमी भी है, पर अच्छी बात यह है कि निफ्टी ने 17,700 को वॉलेट नहीं किया, क्योंकि अगर आप आज के इंट्राडे बिल्डअप को देखते ना तो नो डाउट एक गैप अप के बाद 17,800 जब मिल गया आपको तो शायद वहाँ पे कॉल राइटर आता, लेकिन पुट राइटर अपने कन्विक्शन के मुताबिक खड़ा रहा। 17,700 पे पुट राइटिंग थी आज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि निफ्टी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिफेंड करके जा रहा है, उसको अपने साथ लेके जा रहा है, दैट इज प्लेस अराउंड 17,647। एक क्लासिकल थ्योरी होती है
20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिवर्सल की, वो एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग स्क्रीन पे विजिबल नहीं है। और अगर हमें एक वॉल स्ट्रीट से अच्छा क्लोज मिल गया तो शायद, या फिर एक या दो कंसेक्यूटिव सेशन, तो शायद हम इसको डिफेंड करने में सक्षम रहें। बाकी याद रखिएगा आज का जो हाईएस्ट क्लस्टर था दैट वाज 50 एंड 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 17,790 से लेकर 820 के बीच में दो एवरेजेस फ्लोट करते हैं। निफ्टी बैंक क्लोज कैसा है? ठीक है, 390 के ऊपर। याद रखिएगा अभी भी ये अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज हो रहा है। और जहां तक निफ्टी आईटी का सवाल है, एट द 30,169 इसने 20 डेमा को बाइसेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो कर नहीं पाया, सक्सीड नहीं हो पाया, ऑल्दो इट्स अ स्ट्रॉन्ग क्लोज। ओआई के लिहाज से अगर आप देखें, जिस स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप था, सेक्टोरल रुझान को देखें तो आज सबसे बड़ा बिल्डअप था ऑयल एंड गैस स्पेस में। और एमजीएल ने पारी जीती करीब करीब, जरा एमजीएल का ओआई एडिशन लिखा है ह्यूज। मेरे स्क्रीन पे जो इस वक्त ओआई परसेंटेज है इट्स 52.6, नहीं इट्स 49.26 में, थोड़ा सा अगर आप देखें यहाँ पे एडवांस है। बाकी गुजरात गैस 19%, आईजीएल करीब 19%, ओएनजीसी करीब 15% और पेट्रोनेट अगर आप देखें करीब 10%। आज का सबसे हॉट स्पेस था ऑयल गैस स्पेस। और उसके बाद जिस स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था इट वाज फाइनेंस। फाइनेंस में याद रखिएगा आज पीएफसी, जिसका जिक्र मानस ने अपनी कॉल्स में किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप। और साथ ही साथ चोला फाइनेंस, कैनफिन होम्स और अगर आप देखें तो एक एसबीआई कार्ड्स, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ। एक हो गया ऑयल गैस, दूसरा हो गया फाइनेंस, और तीसरा बास्केट जो था वो था पावर स्पेस। 3.1% कंसोलिडेटेड ओआई बिल्डअप, एनटीपीसी 9.5, पावर ग्रिड 5.2। और साथ ही साथ आज टोरेंट पावर में जो राजेश जी की कॉल भी थी और जिसने काफ़ी अच्छा खासा स्विंग दिया, उसमें शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। मेटल्स में आज शॉर्टिंग थी, याद रखिएगा मेटल्स में आज शॉर्टिंग थी। सुबह भी जब हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपन की तरफ बढ़ रहे थे तो हैंग सेंग और शंघाई उस वक्त बैकफुट पे ट्रेड कर रहे थे और मेटल्स पे उसका इंपैक्ट पड़ा। मेटल्स में आज 3.5% का बिल्डअप। टाटा स्टील, वेदांता और हिंडाल्को, इन सभी काउंटर्स में याद रखिएगा काफ़ी शॉर्टिंग हुई। और एक बात और बता दूं मैं आपको, टाटा स्टील में भी अगर आप देखें एक डील एग्जीक्यूट हुई थी, करीब 3.25% इक्विटी ने हाथ बदला था, वो भी एक बात गौर करने लायक है। बाकी मेटल्स प्रॉफिट बुकिंग मोड में गए। बाकी अगर आप देखें आज जहां तक एक ऐसे स्पेस का सवाल है जो अपने साथ स्ट्रेंथ कैरी कर रहा है रिश्ता, वो है आईटी, मिड कैप आईटी पूरा का पूरा, चाहे वो फर्स्ट सोर्स हो, चाहे वो बिरला सॉफ्ट हो, इन सभी काउंटर्स में आप देखें आज काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। जी हाँ वीरू, और मेरी नज़र इस समय सिम्फनी पर है। जाते जाते यहाँ पर फिर करीब 3% तक की तेज़ी बनती दिखाई दी। आप कुछ देर पहले हेवल्स की बात कर रहे थे। वोल्टास एक स्टॉक रहा है जहाँ पर एक्शन देखने को मिला है पिछले कुछ हफ्तों में। आज ओआई एडिशन अच्छा खासा रहा लेकिन प्राइस एक्शन नहीं। लेकिन देखिए होली के ख़त्म होने के बाद ही वैसे तो आता है स्प्रिंग, लेकिन जिस तरह से टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं तो सीधा वो आगाज़ है कि अब गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये काउंटर्स और भी मोमेंटम पकड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। मानस, सिम्फनी, हेवल्स, वोल्टास, पिछले 2 हफ्तों की तगड़ी रैली के बाद अभी भी कुछ बचा है स्कोप और तेजी का? देखिए हेवल्स में जरूर खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि हेवल्स ने आज अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। एक प्राइस ब्रेकआउट 1220 के ऊपर देखने को मिला है। आई थिंक यहाँ पर अभी भी पोटेंशियल है, करीब 40-50 रुपए का मूव आपको और देखने को मिल सकता है। तो 1265 के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए हेवल्स में। स्टॉप लॉस आपके 1214 के रहेंगे, ये दोनों ही कैश लेवल्स है। में शायद अभी भी पोटेंशियल है आगे और बेहतर रिटर्न्स दिखाने का। 4 मिनट बाकी है तो 1-2 ट्रेड्स हम आपको दिखा सकते हैं और जानकारों से पूछेंगे कि अगले हफ्ते के लिए क्या स्थिति है। राजेश सातवते, आपकी नज़र टाटा मोटर्स पर थी, राइट? ये 440 के लेवल्स पर अगर कैरी कर रहे हैं बियॉन्ड वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए आगे किस तरह के लेवल्स की यहाँ पर तैयारी होनी चाहिए? निषाद जी, टाटा मोटर्स अगर आप वीकली चार्ट देखें तो बहुत बढ़िया पैटर्न यहाँ पे पैन आउट हो रहा है मेरे हिसाब से। जैसे मैंने कहा, अगर आप प्योरली स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे 450, 455 पहला टारगेट होगा, प्रोबेबली 460 जो एक इसका रिसेंट हाई है। लेकिन वही चीज अगर आप वीकली चार्ट पे देखते हैं या अगर इसे थोड़ा वक्त देने की आप कोशिश करेंगे एज ए पोजिशनल प्लेयर, तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये 485 एंड प्रोबेबली 500 ये टारगेट मुझे वीकली चार्ट्स पे दिखते हैं। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स में जो हाल में जो रनिंग करेक्शन था, दैट सीम्स ओवर टू मी एज फार एज द चार्ट्स आर कंसर्न। वैसे जाते जाते बैंकों में 41,400 के आसपास निफ्टी आ जाएगा क्योंकि एचडीएफसी बैंक में अचानक जोश आ गया। तो एचडीएफसी बैंक 0.84% के गेंस पर जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। आखिरी 3 मिनटों में देखिए एचडीएफसी बैंक में अच्छी तेजी
कोटक महिंद्रा बैंक फ्लैट है, लेकिन हाँ एक्सिस की हम बात कर रहे थे वो भी लगभग 1% ऊपर जाकर टिकता हुआ, तो वहां पर हल्का सा लीवे आता हुआ। मानस, HDFC बैंक वेंसडे के लिए किन लेवल्स का इंतजार रहेगा? देखिए, मेरा समझना है कि बैंक निफ्टी में करेक्शन हो गया जो हमने देखा है। अब मैं समझता हूँ कि यहाँ से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा और एचडीएफसी बैंक भी 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है। आई थिंक करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 1614 1614 की स्टॉप लॉस खरीदारी करनी चाहिए। 1660 1670 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल HDFC बैंक में 1650 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में जाते जाते अच्छी तेजी बन गई और निफ्टी बैंक भी अब देखिए 41,392 के आसपास फिसला था। ऐसा लगा था कि एक बहुत ही शांत क्लोज देखने को मिलेगा निफ्टी बैंक का, लेकिन 100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक में, जो सराहनीय है। निफ्टी 17,718 एक मिड वीक हॉलिडे के बीच हमने देखा एक बहुत तगड़ा मोमेंटम मार्केट्स ने पकड़ा है और साथ ही साथ निफ्टी आईटी का भी साथ था। 344-45 अंकों की बढ़त वहां पर भी देखने को मिली है। कुछ ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, उससे पहले एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, रुझान तेजी वाला था, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है और आज की इस तेजी में लगभग सबने पार्टिसिपेट किया है। सेंसेक्स यहाँ पर 500 पॉइंट ऊपर 250 अंकों का इजाफा। मिड कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप में भी हमने देखा इंटरेस्टिंग ट्रेड्स बनते दिखाई दिए हैं। लेकिन आज का जो टॉप परफॉर्मर रहा है ना, वो है MGL, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हमने देखा इन्होंने दरअसल अशोका बिल्डकॉन का सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस खरीदा। पहला एक्विजिशन, इनऑर्गेनिक एक्विजिशन जो कंपनी ने किया है, उसका फायदा स्टॉक में 9% भागा। जानकार कह रहे हैं 1025-1030 तक के टारगेट्स आएंगे, तो वो स्टॉक आज का आउट परफॉर्मर है। जाते जाते देखिए टाटा मोटर्स में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट JLR की बिक्री के आंकड़े आए थे कुछ देर पहले, उसके बाद और जान में जान आई इस काउंटर की। 3% के गेंस पर ये जाकर टिक रहा है आज। फर्स्ट सोर्स, ब्लू और आपका बिरला सॉफ्ट जैसे काउंटर्स, जहां पर हमने देखा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दरअसल तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। मिड कैप आईटी में ये रुझान खरीदारी का और भी जोर पकड़ता हुआ दिखाई दिया है। आप लेकर आइएगा फिर बजाज फिनसर्व के काउंटर को, क्योंकि वो भी आज तेजी वाला ही कैंडिडेट साबित हुआ है। अब जाएंगे हीट मैप पर, जहां पर आपको साफ दिखाई देंगे वो अंश खरीदारी के 2-2% तक के गेंस देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ये है वो काउंटर्स जिनमें सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस एक और मजबूत 5% तक का इजाफा। हालांकि आज सुबह में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी, लेकिन फाइनल क्लोज पॉजिटिव है। पावर और पावर से जुड़ी हुई कंपनियां, चाहे वो पावर ग्रिड हो, चाहे वो NTPC हो, चाहे आपके PFC REC हो, सब में तेजी देखने को मिली है। और निजी पावर कंपनियों में JSW एनर्जी जैसे स्टॉक्स में भी आज बहुत ही तगड़ा रुझान तेजी का बना। इसके अलावा इन्फोसिस में बढ़त, TCS में खरीदारी देखी गई। ये दो काउंटर्स रहे हैं HCL टेक समेत, जहां पर तेजी की पोजीशंस आई हैं। आप देखिएगा HDFC बैंक का साथ HDFC देता हुआ नजर आया। आयशर, एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स में तेजी, लेकिन जो नहीं चला है वो है ब्रिटानिया, जहां पर दबाव था क्योंकि इस पर एक सेल कॉल आया है CLSA की तरफ से। 2% नीचे। मेटल कंपनियों में चाइना की कमेंट्री थोड़ी सी बिगड़ी, तो टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को एक लाइन से यहां पर हमने देखा मुनाफा वसूली के अंश देखने को मिले। आज LNT भी थोड़ा सा साइडवेज ही रहा है, तो ये थोड़ा सा सबड्यूट था काउंटर, लेकिन कुल मिलाकर आज की क्लोज अच्छी मानी जाएगी। 17,719.20 के लेवल्स पर 124 अंकों की बढ़त पर आज इंडेक्स जाकर टिका है। फटाफट से लेकर आएंगे सीधा सौदा में किस तरह का परफॉर्मेंस आशीष और नीरज के टीम का रहा, वहां पर क्या ट्रेड्स बने हैं। तो नियोजन करीब 7% ऊपर था, यहाँ पर इसने भी एक छोटा एक्विजिशन अनाउंस किया था। मनप्पुरम फाइनेंस में 4% की तेजी, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स और इन्फोसिस जैसे ट्रेड्स से, जहां पर 2% के गेंस, ये आउट परफॉर्मर्स आशीष के टीम के। नीरज ने MRPL पिक किया, 5% भागा ये काउंटर। पावर ग्रिड भी तेजी की तरफ 2% ऊपर। IOC भी उस ऑयल एंड गैस स्पेस में शामिल, और ब्रिटानिया जो 2% फिसला, आज उस CLSA के डाउनग्रेड के बाद 43.24 पर स्टॉक जाकर आ टिका है। तो ये है फिलहाल आज के लिए पूरा मार्केट का हाल। 17,719 पर इंडेक्स टिकता हुआ। जी हाँ, स्टिल हर्षदा एक शानदार क्लोजिंग निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए और निफ्टी IT के लिए, तीनों इंडस्ट्रीज के लिए। तो होली से पहले एक बहुत अच्छा शानदार क्लोज। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर नेक्स्ट सेशन एज वेल। वो पड़ेगा होली के बाद। होली की आपको एक बार फिर से CNBC आवाज़ के पूरे परिवार की तरफ से, हर्षदा की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के पश्चात अगले सेशन में बुधवार को आपसे फिर होगी मुलाकात सुबह मॉर्निंग कॉल में। हर्षदा, मेरी, आशीष और
नीरज जी की। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, हैप्पी होली।